जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी, बताइए भाई साहब। कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी लोगों की? सब बढ़िया। देखो भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, जो 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। मैंने बोला था कि 5 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा इसमें, जिसकी आज पहली क्लास है, प्रैक्टिस सेट 01। ठीक है, ये पहली क्लास है हमारा प्रैक्टिस सेट 01 की, जो आज स्टार्ट होने वाली है। टोटल इसमें हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे, एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो ईजी हो गया, नहीं तो मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, जब भी मैं स्टार्टिंग में करा रहा था ग्रेजुएट लेवल का आपको, तो ग्रेजुएट लेवल में ऐसा मैंने देखा वहाँ का पेपर का पैटर्न। तो उसमें ऐसा था ना कि 20-22 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे, जो सारे लोग कर रहे थे। लेकिन जो 8-10 क्वेश्चन थे ना, उसमें थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट दिया था, थोड़ा कैलकुलेशन दिया था, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता था बनाने में। तो मैं इस जो सेट बनाया हूँ ना, मैंने कोशिश किया हूँ कि जो 8-10 क्वेश्चन आ रहा है ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें डाला हूँ, जिसमें अच्छे से क्वेश्चन है, उसमें कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन भी मिलेगा। वो भी जब मैं यहाँ पे कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी बहुत लोग कहेंगे कि यार भैया आपने 2 दिन से वीडियो नहीं लाया। 2 दिन से देखो, सबसे पहले जो 31 जुलाई से अपना एसएससी का प्रोटेस्ट था, उसमें सारे लोग बिजी थे। हम लोग सारे लोग वहीं पे थे, क्योंकि 31 तारीख को भी थे, फिर 1 तारीख को कल भी वहीं चल रहा था सीन। तो उसी में बिजी हुए थे, बट मैंने सोचा कि टाइम निकाल के फिर दोबारा कर लिया जाए, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि प्रोटेस्ट जो है शांतिपूर्वक होगा और वो टीचर लोग ही लीड करेंगे, तो उसमें स्टूडेंट्स की कोई नीड नहीं है। तो हम लोगों के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो टीचर लोग अपना बात बात करके वो अपना देख लिया है। ठीक है, कि उनको कब क्या करना है, कब प्रोटेस्ट का टाइमिंग है, कहाँ पे क्या करना है, तो अपना वो डिसाइड करके कर लेंगे। क्योंकि भाई हमारी मांगे तो टीचर लोग अपना ऑलरेडी उठा रहे हैं। बट लेकिन इसके साथ साथ हमें ये नहीं करना है कि हम अपना पढ़ाई छोड़ दें, क्योंकि अभी 13 अगस्त से सीजीएल का भी एग्जाम चालू होने वाला है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए चलना है, क्योंकि यार ये नहीं लग रहा है कि ना कि एडिक्विटी जो है पेपर कैंसिल करने वाली है। जिस मूड में है वो पेपर लेके रहेगी। तो देखते हैं यार, अपना तो काम है पढ़ाई करना। बाकी जो जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल का स्टार्ट हो ही जाएगा 7 ही तारीख से, क्योंकि ऑलरेडी उसकी टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि सारे लोगों का सीट इंटीमेशन भी आ रहा है कि किनका एग्जाम कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं, और बढ़िया से कॉपी, सबसे पहले कॉपी पेन अपना लेके बैठिएगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग अपने से सॉल्व करिएगा ना, तो ज़्यादा बेटर फील होता है कि हाँ मैंने अपने से बनाया, और वो क्वेश्चन याद हो जाता है। ये नहीं कि सर जैसे भैया बता रहे हैं उनका ही सॉल्यूशन देखें, फिर वो ज़्यादा देर दिमाग में नहीं रहता है। खुद से करने की कोशिश करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट है ये। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 8 अंकीय संख्या ये दे दिया है, जो 4 से विभाज्य है, तो पी का अधिकतम मान बताना है। पी का जो है अधिकतम मान बताना है। देखिए, कभी भी संख्या जैसे ये दे दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें पी का हाईएस्ट मान बताना है। और हाईएस्ट मान मतलब आप क्या समझते हैं? क्योंकि पी का मान जो होगा ना, 1 से लेकर 9 के बीच में रहेगा। क्योंकि पी एक सिंगल डिजिट है, तो हमें सिंगल डिजिट में ही लेके आना है। नहीं तो पी का तो हाईएस्ट मान कुछ भी हो सकता है। अब लोग बोले कि 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बट वहां पर डबल डिजिट आ जाएगा। बट हमें पी का क्या यहाँ पर रखना है, सिंगल डिजिट ही मान रखना है। तो पी का हाईएस्ट मान क्या हो सकता है? सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 4 का डिजिबिलिटी क्या होता है। जैसे 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 को अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। यानी कोई भी संख्या दे दिया, मान लो कि हम एक्स वाई जेड कुछ भी लिखते हैं, ए बी सी, तो हम ये देखते हैं कि जो ये लास्ट का 2 डिजिट है ना, ये 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 4 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो पूरी संख्या क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो सीधी सी बात, हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो 4 से डिविजिबल हो। ये पूरा यहाँ पर राम कथा दे दिया है कि इतना 4 से डिविजिबल होना चाहिए। सबसे पहले हम लास्ट का 2 डिजिट उठा देंगे। 2 डिजिट उठाते हैं तो क्या है, 88। क्या 88 आपको लगता है 4 से डिविजिबल है? जरूर है भाई, 22 बार में कट जाएगा, यानी 4 से कट जाएगा। अब इधर क्या संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पी का मान कुछ भी रखो कटेगा। सीधी सी बात है। तो पी का सबसे हाईएस्ट मान बताना है। तो सबसे हाईएस्ट मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, क्योंकि हम 10 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 10 डबल डिजिट में हो जाएगा, सिंगल डिजिट में 9 ही होगा। और लोएस्ट मान क्या, 0 से स्टार्ट होकर 9 तक जाएगा। तो हमें हाईएस्ट बताना है, तो हाईएस्ट क्या होगा, 9। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें कुछ था ही नहीं, बस समझना था कि कह क्या रहा है। हाईएस्ट मान निकालना था, बस एक बार में देखना था, और पी का मान 9 होना था, क्योंकि वैल्यू रखना ही नहीं था कि रख के हम उसको काट के देखें। क्योंकि अब फिर यहाँ पर 9 रखो, कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो, कटेगा, क्योंकि लास्ट का जब 2 डिजिट कट गया तो सारे जो जितने भी नंबर है सब कटेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है। ये क्या करता है, छोड़ देता है। तथा बी अकेले से इस काम को पूरा करता है, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? टाइम एंड वर्क का सवाल है। सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ये क्या कह रहा है, देखो ये कर रहा है कि ये 12 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी कर रहा है 18 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 18 12 का एलसीएम क्या होता है, 36।
अब जब एलसीएम आ जाएगा तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। अब ये 12 जो है 36 को कितना बार में काटेगा, 3 बार में, तो ए का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। 18 36 को कितना बार में काटेगा, 2 बार में, यानी बी का एफिशिएंसी 2 आएगा। बट हमें ये तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखना है हमें। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पढ़ते हैं। कह रहा है कि दोनों 2 दिन तक, देखो ये कलर दिख नहीं रहा होगा, ये दिखेगा। कह रहा है दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ये काम करना छोड़ देता है। ठीक है, 2 दिन तक साथ में काम किए सबसे पहले, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2 दिन तक साथ में काम करते हैं ए प्लस बी। अब क्या कह रहा है कि ये काम छोड़ देता है, ये भाई सब काम छोड़ देते हैं और टोटल काम बी करता है। तो मान लो टोटल काम एक्स, शेष काम बचा, जैसे शेष काम हमारा देखो शेष काम बी करता है, शेष काम एक्स बचा और ये छोड़ दिया तो कौन करेगा, बी, और टोटल काम कितना है 36। ये तो नंबर लाइन मैंने बना दिया, क्योंकि इसको ऐसे बिना नंबर लाइन बनाए ही आप बना सकते हैं, बस सोचने की तरीका है कैसे सोचोगे। पहले इसे बता देता हूँ फिर उसको उसमें समझाऊंगा। अब देखो ये 2 हो गया, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, यानी ये कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलके, 5 काम कर रहे हैं, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना है 2, टोटल काम कितना है 36। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, ठीक है, 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 36 में 10 माइनस हो जाएगा, कितना होगा 26। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 26, x बराबर 13, डायरेक्ट ये कट जाएगा, x बराबर 13। और बहुत लोग देखेंगे तो क्या करेंगे, x बराबर 13 देख के ऑप्शन नंबर ही मार देंगे, सीधी सी बात है मार दिए। बट यहाँ पे एक लाइन दिया है जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए, और बहुत अच्छी लाइन दिया है, और वो लाइन क्या दिया है मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। बोला है क्या कि संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, संपूर्ण काम पूछा है, शेष काम नहीं पूछा है। अगर शेष काम पूछता ना तो 13 देते हैं कि बी द्वारा शेष काम कितना दिन में पूरा होगा, बट यहाँ पे पूछा क्या है, संपूर्ण काम, यानी टोटल कंप्लीटेड डेज पूछा है कि कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल डेज निकालने के लिए सबसे पहले ये शेष काम कितने दिन किया है, 13 दिन, और यहाँ पे साथ में कितना दिन काम किए हैं, 2 दिन, यानी टोटल काम हमारा कितना दिन में कंप्लीट हुआ, 13 + 2 = 15। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये एक एक लाइन पढ़ना होता है, क्योंकि यार एग्जाम में ऐसे ऐसे गलतियां होता है कि देखते ही जैसे यहाँ पाया ऑप्शन मारे फिर निकल जाएंगे, फिर वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना होता है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर समझा जाता है कि पूछा क्या है, उस हिसाब से आंसर पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए अब देखिए जैसे इसको कैसे क्या कर सकते हैं। इतना लिखने की जरूरत है, आपको लगता है कितना लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए यार। देखो यहाँ हम क्यों लिख रहे हैं, सीधी सी बात है कि यहाँ पे बस वही क्या है जो मैंने लिखा है ना, इसको स्किप किया जाता है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, जो लिखे हैं बस उसको मन में ही काउंट कर लेते हैं। जैसे मान लें यहाँ पर 2 दिन तक साथ में काम किए हैं, एक दिन वो लोग साथ में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, 2 दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम, टोटल काम 36 है, 36 में से 10 काम कर दिए, बचा कितना काम, 26। अब ये कह रहा है कि ए छोड़ देता है, ए जब छोड़ देगा तो काम कौन करेगा, बी, तो बी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी बी कितना काम कर दिया, 13 दिन। ठीक है, पूछा है टोटल काम, पहले कितना काम किए थे, 2 काम, अब 13 काम हो गया, यानी 13 + 2 15। तो ये उतना झंझट और ये लाइन वाइन बनाने की झंझट नहीं है, बस वो होता है कि एक बार आप जब कंसेप्ट समझ लोगे तो फिर ये चीजें अपने आप सोच लोगे कि कहना क्या कह रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छी से समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक संपूर्ण त्रिभुज की भुजाएं 1 सेंटीमीटर, भुजाएं सेंटीमीटर x-18, x-25 और 1 से, इसका क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, इसका हम क्या बताना है, एरिया बताना है। सबसे पहले हम क्या क्या ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, ये हो गया अपना समकोण त्रिभुज। ठीक है, बड़ी भुजा इन्होंने दे रखा है क्या, x दे रखा है, ये x हो गया, यहाँ पे मान लो कि ये हो गया x-18 और ये हो गया x+x-25 है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इसका क्षेत्रफल। एरिया फाइंड करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं। ठीक है, इससे क्या हमारा एरिया निकल के आता है। बट देखो एरिया यहाँ पर हम x का मान निकाल देंगे, तो जब x का मान आएगा पुट रखेंगे, फिर उसके बाद एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले होता है कि एरिया निकालना कैसा होता है, इसको मैं कई तरीका से बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक बताता हूँ कि कैसे बेसिक से आप बना सकते हैं। देखिए बेसिक से बनाते हैं तो क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे लगता है क्या, पाइथागोरस लगेगा कि इसका स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर का योग के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर x-18 के स्क्वायर, फिर प्लस में ये हो जाएगा x-25 के स्क्वायर। हो गया ये। अब आगे देखते हैं, उसके बाद से ये करते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर तोड़ते हैं, डायरेक्ट तोड़ते हैं, देखिए a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर पर डायरेक्ट तोड़ते हैं, देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 18 के स्क्वायर होता है 324, प्लस 2ab यानी 2x, 18 दूना 36x। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा,
तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्लस रहता है तो प्लस में होता है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर वहीं प्लस वाला होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी 18 दूना 36x। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 36x। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे x माइनस 25 के स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखते हैं हम, फिर यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को लिखने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर लिखते हैं x माइनस 25 का स्क्वायर करते हैं, तो x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, फिर माइनस 50x। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बराबर के बराबर इधर भी 2 स्क्वायर है, तो सबसे पहले इसको तो हम ऐसे ही काट देंगे, ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब ये इसको देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, मान लो खत्म हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर देखो 324 और 625 कितना होता है, ऐड कर देते हैं, 5 4 9 और 2 2 4 और 6 3 9, यानी 949। फिर यहाँ पर माइनस 36x और माइनस 50x, यानी माइनस में हो जाएगा 86x। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है, प्लस में एक्स स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो इसको सुदृढ़ करके लिख देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद से प्लस, फिर हो जाएगा कितना, उसके बाद से माइनस होगा, माइनस 86x प्लस में 949 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पर चीज़ें समझनी है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाता है तो क्या करते हैं हम लोग कि इसका फैक्टर लेते हैं, और वो फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि दोनों को क्या, जो ऐसा मतलब दो फैक्टर होना चाहिए कि दोनों को जोड़ने पर ये आए। ठीक है, अब सोचो यार इसका फैक्टर कैसे निकाले, क्योंकि यार मुश्किल है, तो सबसे पहले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यार क्वेश्चन है ही ऐसा कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेशन है, तो इसको निकालते हैं। चलिए फैक्टर तोड़ते हैं पहले, 949 का अगर हम फैक्टर तोड़ के दिखाते हैं तो आपको कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 4 9। अगर इसको फैक्टर देखते हैं तो कैसे कटेगा, पहले 3 से तो कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, अगर 7 से 7 एकम 7 2 29, 7 तरीके का 3, फिर 39, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद से अगर 7 से नहीं कटेगा तो 9 से भी नहीं कटेगा, फिर उसके बाद से 11 से भी नहीं कटेगा, 9 9 18, फिर 13 से देखते हैं, फिर 13 से 91, 13 से कट जाएगा, 13 से 91 3, और फिर 13 3 39, यानी अगर हम 13 से काटते हैं तो यह आ जाएगा 13 इंटू में 13 से 91 और 13 3 39। अब देखो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ के देखते हैं, क्योंकि एक तो इसका फैक्टर आ गया, अगर इसको जोड़ते हैं तो अगर 86x आ गया तो बुझ लो इनका यही दो फैक्टर होगा। तो देखो 3 3 6 और 8 1 6, 8 3 3 6 और 7 1 8, यानी ये भी 86 हो गया, यानी यही हमारा दो फैक्टर होगा, 13 और 73, यानी 13 और 73 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6। तो निकाल लेते हैं, सीधी सी बात है। तो देखो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं कलर चेंज करके, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा, देखो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक पढ़ोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले माइनस में है, तो यहाँ पे लिख देंगे -13 और दूसरा हो जाएगा कितना, -73, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो -86 हो जाएगा। बट लेकिन हम जब एक्स का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, ये प्लस में हो जाता है, यानी ये हो जाएगा प्लस में 13, ये हो जाएगा प्लस में 73, 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा एक्स का मान कितना निकल के आ गया, 2 निकल के आ गया एक्स का मान। बट देखो एक्स का मान अगर 2 निकलता है, समझो मैं यहाँ पे 13 उठाता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर 13 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 13 में से -25 घटाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और साइड माइनस में आता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर 13 रखोगे तो -5 आ जाएगा, साइड माइनस में आता नहीं है, तो 13 तो इसी खत्म हो जाएगा हमारा, 13 यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म, यानी हमारा हो गया क्या, 73। तो एक्स का वैल्यू हम क्या लेंगे, 73 बस। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 73 कर लेते हैं, तो ये 73 हो गया। यहाँ पर 73 में से 25 घटा दो, 73 में से 20 घटा दोगे तो 53 हो जाएगा, 53 में से फिर 5 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 48। तो ये अपना 48 हो गया, ये अपना 73 हो गया। अब इसमें से 18 घटा दो, 18 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, 55 हो गया। ठीक है, ये अपना 3। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कितना, इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए हम लोग अभी क्या बताए थे कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो तो ये 1/2 होता है, दोनों साइड का ले लेते हैं, ये हो गया कितना हो गया 48, और ये होगा कितना 55। देखो ये चेंज होता रहता है, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऊपर या नीचे, कोई भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। इसको काट देते हैं, अगर मान लो इसको 2 से काटेंगे तो 24 आएगा। अब गुणा कर लेते हैं, 24 पचे 120, हाथ में आ गया 12, 24 पचे 120 और 12 132, 1320 कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ये है पूरा बेसिक से, समझो कि मतलब मैंने एक एक चीजें निकाल के आप लोगों को बताया। क्योंकि देखो इसमें एक और चीज होता है कि अगर आप लोग को डायरेक्ट ट्रिपलेट मालूम है ना, देखो ट्रिपलेट मालूम है तो ट्रिपलेट से भी बना लोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए ट्रिपलेट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ट्रिपलेट होता है क्या, 48 55 और 73, ये ट्रिपलेट होता है। अगर ये मालूम है तो फिर ये लिखने की जरूरत है नहीं। बट लेकिन यार इसको कौन ऐसा दिमाग लगाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, 7 का डिफरेंस है।
यहाँ पर भी डिफरेंस देखोगे तो 7 का डिफरेंस है। अगर ये आप लोगों को मालूम है कि ट्रिपलेट कौन ऐसे ट्रिपलेट है जिसमें 7 का डिफरेंस है, तो 48, 55, 73, तो ये डायरेक्ट अगर मालूम हो जाएगा तो ऐसे ही निकाल लोगे, 1/2 फिर 48 फिर हो जाएगा 55, अब काट के निकाल लोगे, ये तो एक ट्रिपलेट से बन जाएगा। बट लेकिन अगर मान लो यार हमें ट्रिपलेट मालूम ही नहीं है, कि ट्रिपलेट मालूम नहीं, फिर क्या करेंगे, फिर अपना बेसिक लगाएंगे, कैसे बेसिक से बनेगा। बट एक और चीज़ होता है, अब वो चीज़ होता है क्या, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक और चीज़, अब वो चीज़ होता है, देखो क्या होता है, पहले इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले सारे को मिटाते हैं, फिर उसको समझाते हैं, ठीक है। देखो जब भी ऐसा संख्या आ गया ना, अगर यहाँ पर ये ऐसा संख्या आ गया तो समझो एक को ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि ट्रिपलेट बनता है तभी फिर वो निकलेगा, उसका एरिया निकलता है, और वो भी क्योंकि पॉइंट में दे नहीं रखा है आंसर, तो फिक्स है कि ट्रिपलेट बनता है, कि एक ट्रिपलेट बनेगा उसके बाद ही निकलेगा। तो देखो ट्रिपलेट जैसे होता है, क्या क्या होता है, जैसे देखो 3 4 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद से ट्रिपलेट क्या हो गया अपना, देखो फिर हो गया 7 24, 7 24 25, 7 24 25 हो गया, फिर उसके बाद से 8 15 17 हो गया, ये अपना ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। देखो अगर हम ऐसे कर सकते हैं, देखो जो जो भी ये स्टार्टिंग का 2 नंबर है, जैसे स्टार्टिंग का 2 नंबर ध्यान है, ये देखो 3 4 7 24 8 15, जब इनको दोनों को गुणा करोगे ना, तो ये क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 से डिविजिबल हो जाएगा। जब ये दोनों को मल्टीपल होकर 6 से डिविजिबल हो जाएगा ना, तो जो भी ऑप्शन होगा ना, वो भी 6 से कटेगा। क्योंकि देखो इसी को हम लोग निकालते हैं ना, कि 1/2 2 से, क्योंकि देखो ये 1/2 हो गया, फिर मान लो ये निकालना है 3 × 4, ऐसे ही तो काट के निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी जो होगा वैल्यू ना, वो 6 से कटेगा। तो ऑप्शंस में भी जो भी वैल्यू होगा 6 से कटेगा। अगर मान लो अगर ऑप्शन में दो चीजें मिल गया, कि दो ऑप्शन में जो 6 से कटेगा, तो एक बार उसको हम 4 से भी चेक कर लेते हैं, कि वो ऑप्शन 4 से भी कट रहा है कि नहीं, क्योंकि जो 4 से 6, अगर 6 से 2 को मिल गया तो फिर 4 से चेक कर लेंगे, और जो 4 से कटेगा वही आंसर हो गया। तो कोई भी ट्रिपलेट होगा, दुनिया का कोई भी ट्रिपलेट हो गया, उसको पहले स्टार्टिंग का दो नंबर होता है ना, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से कटेगा, फिक्स है। और इस पे कोई भी सवाल है तो ऑप्शन भी 6 से कटता है। तो क्यों ना यार, हम इतना करने से बेटर है कि हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये है अपना बेस्ट ट्रिक। भाई उतना हमें झंझट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में देखो कि 5 से 7 मिनट लग गया फिर वो बताने में, क्योंकि उतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि जब एग्जाम में रहोगे तो भाई हमें यार इतना टाइम थोड़ी ना देना होता है, इतने में तो हम 6 से 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। बट लेकिन मैंने आपको, मेरा काम था कि पूरा बेसिक से बताना, समझाना, इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया, ठीक है। तो आप लोग ये मत देखना कि इतना टाइम में इतने क्वेश्चन ये सॉल्व हो रहे हैं, उस पर फोकस नहीं करना है, आपको बस चीज़ों को समझना है, ठीक है। आप अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मैं स्लो हूँ, तो आप 2x में करके जल्दी इसको देख सकते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन किससे, 6 और 6 से देखते हैं पहले। क्या आपको लगता है कि 6 से कटेगा, ये लास्ट में 9 है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखो तो ये कटेगा ही नहीं, इसमें एक है तो वैसे भी नहीं कटेगा। अब देखो इसको देखते हैं, 6 दूना 12, 1 6 6 कम 6 5 54, यानी 6 9 54, ये भी कट जाएगा। 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, दो को मिल गया। अब मैंने अभी बोला कि जब भी अगर संख्या दो ऑप्शन में दो मिल जाएगा जो 6 से कटेगा, तो एक बार हम क्या कर लेंगे, 4 से ट्राई कर लेंगे कि 4 से कौन कट रहा है। अब देखो 14 क्या 4 से कटता है, नहीं कटता है, 4 क्योंकि 4 से कटने के लिए लास्ट क्या 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, तो 14 4 के पढ़ा आता ही नहीं, तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। भाई पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन से हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। फिर मैंने उतना झंझट लेके 5 7 मिनट लेके आपको बताया ना, कि उसको फिर उसको जाके तोड़ो, फिर गुणा करके फिर दो संख्या निकालो फिर बनाओ, तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है ना कि ये कॉन्सेप्ट होता है, कि कोई भी ट्रिपलेट हो जिसको हम 6 से गुणा करके, हमेशा ट्रिपलेट 6 से होता है तो ऑप्शन भी 6 से होंगे, तो ऐसे आप सेकेंडों में बना लोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं, अगर आप लोगों को मालूम है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी खींच देंगे। कह रहा है कि मेरे पिता, देखो कह रहा है मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। मान लो लेट, मैंने पिता को क्या कह रहा हूँ, पिता को मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है, पिता को एक्स मान लेता हूँ, और मेरे पिता यानी मैं अपने आप को वाई मान लेता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, मान लो पिता एक्स है, तो मैं वाई प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है, पिता का वैल्यू। अब आया कह रहा है कि यहाँ पर हम पिता को एक्स मानते हैं और बच्चा को वाई मानते हैं। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व यानी एक्स माइनस 5, फिर बराबर में हो जाएगा कितना अपना वाई माइनस 5, दोनों में 5 वर्ष जाएगा, क्योंकि भाई दोनों का कितना भी आप आगे पीछे चल जाओ, जो एज होता है ना, अगर मान लो आज 5 साल बड़े हैं तो 10 साल बाद भी 5 साल बड़े होंगे, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। फिर 5 वर्ष पूर्व आयु का योग क्या होगा, आयु का योग पूछ दिया है, ये दोनों का योग, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 39। बस अब यहाँ से निकाल लेंगे। देखो अब कह रहा है कि एक्स आ गया, इधर क्या हो गया अपना प्लस वाई बराबर में -5 -5 -10, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में 49, तो एक्स प्लस वाई 49 हो गया। यहाँ पे एक्स का मान कितना दे रखा है वाई प्लस 25, तो यहाँ पर रख देते हैं, सीधी सी बात है।
x का मान y प्लस 25 रख देते हैं, x का मान यहाँ पर रख देते हैं y प्लस में 25, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर में क्या हो जाएगा 49। तो y कितना हो जाएगा 2y बराबर में 49 में से 25 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 24। तो y बराबर कितना आ जाएगा 12। अब पूछा क्या है हमें, देखो वो भी बता देते हैं। पूछा क्या है कि मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी वर्तमान y का मान ही पूछा है, y यानी 12 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 क्या है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी है, मैंने 15 देख लिया वहाँ पे, बहुत कन्फ्यूजन है भाई साहब, ये है ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल था, इसमें दम नहीं था कुछ, एकदम देखते ही बना लोगे, क्योंकि इसमें इक्वेशन बनता है और ऐसे करके आप बना लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 5 नंबर, क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है जो प्रतिवर्ष 25% दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसको अगर आप नहीं अच्छे से समझोगे तो यार कहोगे कि यार मजा नहीं आया, लेकिन रीजन इसमें ये है ना कि इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसमें बस एक चीज क्या है तो कैलकुलेशन। क्योंकि मैं जो आज का शिफ्ट लिया हूँ ना, कम से कम ये 1.5 घंटे से ऊपर जाएगी क्लासेज, और इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना कि आपको दिमाग का धागा खुल जाएगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव है सारे क्वेश्चन, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, उसमें कैलकुलेशन लगेगा। क्योंकि सबसे पहले सीजीएल मेंस में आया था, ठीक, उसके बाद फिर सीपीयू में पूछा था, फिर अभी देखो आरआरबी एनटीपीसी में ही आया था। और ये मतलब अभी हमें लग रहा है कि अभी तक ये शिफ्ट में पहले ऐसा क्वेश्चन आया था जो बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको उठाया था। देखो इसको हम 2 तरीके से बताएंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है, पहले कह रहा है क्या कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है, और 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व निकालना। ऐसा नहीं है कि 3 वर्ष और 2 वर्ष पूर्व माइनस करके 1%, 1 वर्ष का निकाल दें कि टोटल का 25% निकाल दें, वो ऐसा नहीं है। पहले 3 वर्ष पूर्व जाना है, फिर 2 वर्ष पूर्व आना है। तो पहले 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। मान लो कि हमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष का पूरे का संख्या जनसंख्या मान लो 1 था, हर साल क्या कर रहा है 25% बढ़ रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, यानी कोई चीज 4 से कितना हो जा रहा है 5, तो ये हो जाएगा 4 से ये 5, ये गलती लिख दे रहा हूँ मैं यार, क्या दिमाग काम कर रहा है, उल्टा लिख दिया था। चलो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा, तो ऊपर 5 हो जाएगा, ये 3 साल तक जाएगा, 5 4 5 4। अब कहो भैया यार ऐसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्यू भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा x इंटू 5/4 का होल क्यू भी कर सकते हो, ऐसा भी तो लिख सकते हो x इंटू 125/64। तो लिखने का तरीका बस मैंने इससे बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया। और 3 वर्ष पूर्व कितना हो जा रहा है जनसंख्या अपना 2 6 फिर 3 को 0, ये आ गया। फिर देखो फिर यह कह रहा है कि फिर 3 वर्ष निकाल दे, फिर 2 वर्ष पूर्व का निकालना है, फिर 2 वर्ष का निकाल देते हैं, फिर 5/4 फिर 5/4 फिर बराबर हो जाएगा 2 6 0 3 0। अब देखो अब क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर पूरा कैलकुलेशन करके इसका निकालेंगे। जब दोनों निकल जाएगा तो क्या करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, क्योंकि यही तो पूछा है इन्होंने। पूछा क्या है, पूछा है तो क्या है 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर निकालना है, यानी दोनों का निकालने के बाद फिर अंतर लेना पड़ेगा, अंतर लेंगे तब आंसर आएगा। बट लेकिन सोचो यार इतना निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो जल्दी जल्दी निकाल लोगे, बट सोचो कैलकुलेशन तो लगेगा। लेकिन एक और ट्रिक है जो उसको क्या बोलते हैं हम रेशियो मेथड से बना लेंगे, और देखो कितना आसानी से बना लेंगे। ये तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा फिर लंबा लगेगा, उसको बता देता हूँ, ये आप लोग खुद करके देखना आंसर आ जाएगा, बट उसको कैसे करना है वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। आइए उसको देखते हैं, उसको अभी हम खत्म करते हैं कि कैसे करना है। मान लो हमारी यहाँ पे ये हो गया अपना, देखो यहाँ पे अपना प्रेजेंट हो गया, ठीक है, कि हमें प्रेजेंट क्या वर्तमान जनसंख्या इतना दिया है, मैंने यहाँ पे प्रेजेंट मान लिया। फिर यहाँ पे मान लिया हम क्या, हमने क्या, ये 2 साल बैक यानी 2 ईयर, और ये 3 ईयर, ठीक है, 2 साल बैक। अब कह रहा है क्या कि हमारी जनसंख्या क्या हो रही है जो प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। मान लो पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी, 3 साल पहले अगर मान लो 4 थी, तो अब बढ़ के वर्तमान में कितना हो जा रही है 5, ठीक है। पहले 4 थी तो अब 5 हो गई, बट ये 3 साल की है तो हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, इसको भी क्यूब कर देंगे। देखना बहुत बढ़िया ट्रिक है समझना। फिर 5 का क्यूब कितना होता है 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है। ये तो निकल गया 3 वर्ष से, बट यहाँ पे एक और लाइन बोला है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व यानी 1 साल और बैक आ जाएंगे, यानी 64 में अगर हम 25% ऐड कर देंगे तो 64 का 25% कितना होता है, 64 का 25% निकाल लो, 64 का 25% बढ़ रहा है यानी 5/4 निकाल लो, 4 से निकाल लो 16, और 16 85, यानी जब 25% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा ये 80 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 80, ठीक है। 25% बढ़ाने पे यानी अपना निकल गया, ये 2 साल का भी निकल गया और ये 3 साल का निकल गया। 2 साल का कितना है 80, देखो 2 साल का 80, 3 साल का 64, और ये वर्तमान में अपना 125, और यही तो वैल्यू दे रखा है कि वर्तमान में जनसंख्या कितना है 2,60,000, यानी हमारा वर्तमान में वैल्यू कितना है 2,60,1,2,3,0 ये जो वर्तमान यानी 125 का मान है। बट हमें निकालना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस क्या है 16, तो इंटू में 16।
अब देखो मजे की बात ये है कि सबसे पहले ऐसा थोड़ी है कि हम पूरा काटेंगे फिर उसके बाद से गुणा करके लाएंगे। क्यों? जब हमें मालूम है 16 का है तो कोई भी ऑप्शन देख लें तो 16 का मल्टीपल हो, 16 का मल्टीपल हो यानी 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल यानी 2 का मल्टीपल हो, 2 का मल्टीपल तो सारे हैं देखो, सब में 0 है यानी 2 से सब कटेंगे। 4 का मल्टीपल क्या होना चाहिए? लास्ट का 2 यूनिट 4 से कटना चाहिए। क्या आपको लगता है 30 कटता है 4 से? नहीं कटता है, खत्म। क्या आपको लगता है 30 कटता है? खत्म। 30 कटता है, खत्म। यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। भाई क्यों गुणा करूं मैं? गुणा करके अपना क्यों टाइम बर्बाद करूं? सीधी सी मालूम है कि 16 का मान निकालना एक ही ऑप्शन है। बाकी आपको लग रहा है कि नहीं गुणा करना तो आप देख लेना, इतना ही आंसर आएगा। बाकी मैंने पहला भी इसका बता दिया, दूसरा भी देखो कितना है जी। भाई ऐसा कोई जल्दी बताएगा नहीं कि क्या है, क्योंकि एक एक ट्रिक में भाई टाइम लगता है सोचने में कि कैसे चीज़ों को किया जाता है। ये चीज़ें एक दो बार जब बताओगे ना, इस पे क्वेश्चन जितने आएंगे प्रीवियस ईयर में, आप जाकर सीपीओ का क्वेश्चन निकालना और फिर लगाना, फिर उसके बाद से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार वाकई में मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। ये इतना वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू ये दे रखा है, तो निकालना क्या है? 2 sin थीटा का मान हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए जब भी से माइनस और प्लस होता है और सेम सेम वैल्यू होता है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हम सीधे लगा देते हैं क्या? कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। जब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे देखो सेक माइनस टेन थीटा है, सेक प्लस टेन थीटा, तो ऊपर से एक चीज क्या होगा? यहाँ से मान लो यहाँ से टेन खत्म हो जाएगा, यहाँ से सेक क्या होगा? सेक खत्म हो जाएगा, ऊपर से 10 और सेक खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्योंकि वहां पर निकालेंगे फिर टाइम लगेगा कि पहले ये हो गया फिर उसको ऊपर जाकर एक बार जोड़े हैं फिर उसको लिया के एक बार नीचे घटाएंगे। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आएगा क्या अपना? सेक थीटा और बटे में क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सेम जैसे इधर करोगे सेम उधर वैसे भी करना होता है। ठीक है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में। तो पहले इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 8, और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 2। काटेंगे कितना हो जाएगा? 4 बटे में 1 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखो सेक थीटा हो गया, सेम सेक थीटा लिख देंगे। अब देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा को मैंने ऊपर भेज देता हूँ क्योंकि इधर बट्टा में तो ऊपर में चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये कोस थीटा ऊपर में चला जाएगा, 3 2 में हो जाएगा कोस थीटा, बट्टे में आएगा 4 बटे 1। अब देखो सेक थीटा ये हो गया, यहाँ पे आएगा सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा और बट्टे में आ गया साइन थीटा। और सेक थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 1 बटे सेक थीटा। 1 बटे में क्या होगा? 1 बटे सेक थीटा। अब कैसे होगा तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कि हम लोग साइन थीटा क्या लिखते हैं? 1 बटे में क्या? कोसेक थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको? कॉस थीटा 1 बटे सेक थीटा। ये प्रॉपर्टी जो तो याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोसेक थीटा है तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा है तो 1 बटे कोस थीटा हो जाएगा। तो वैसे ही 1 बटे सेक थीटा बटे में क्या हो जाएगा? 4 बटे में 1 हो जाएगा। ये देखो अब यहाँ से अगर हम काटते हैं क्या? सेक से सेक खत्म, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये सेक से सेक खत्म। अब बचा क्या? 1 बटे में साइन थीटा बराबर में क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, 1 बटे में साइन थीटा बटे में 4, यानी साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा बराबर 1 बटे में 4। ठीक है, साइन थीटा बटे 1 बटे में 4 निकालना क्या हमें? 2 साइन थीटा। 2 साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 1 बटे में 4। काट देंगे तो आ जाएगा कितना? 1 बटे 2। 1 बटे 2 कहाँ है हमारा? तो ऑप्शन नंबर ए। ये रहा पूरा बढ़िया से बेसिक से मैंने बता दिया था कॉम्पोनेंट और डिविडेंड होता है क्या है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ें फिर यहाँ पे निकालना, फिर साइन थीटा का मान निकाल के फिर ये चीज़ें निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 ये कह रहा है कि 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है, तो मिश्रण में दूध और पानी का मान बताना है। बस 80 लीटर है जिसमें क्या बोला है? मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 और 1 4। टोटल मिश्रण कितना दे? 80, यानी ये 4 का वैल्यू कितना दे रखा है? 80। ये इजी सवाल है, पूछा क्या है? दूध का मात्रा, यानी 3 का वैल्यू निकालना है। तो देखो 4 का वैल्यू 80, तो 16 चौका कितना? 20 चौका 80 होता है, और यहाँ पे 20 में 3 से करोगे 60। 60 लीटर आएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इजी सवाल था, इसमें कुछ दम नहीं था ज़्यादा कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्या कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट और फिर उतने ही समतुल्य, समतुल्य मतलब क्या? कि मान लो अभी D% का छूट दे रहा है, फिर उसी पर D% का, मान लो ऐसे एग्जांपल पहले 10% का दे रहा है, फिर मान लो फिर 10% का दे दिया, यानी समतुल्य माने सक्सेसिव हो गया। समझ रहे हो? यानी 2 बार का दे दिया छूट। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद से ये कह रहा है छूट देने के बाद 4 से 20 रुपये में बेचा, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो डी का मान बताएं। देखो बहुत ऐसे मेरे मतलब गुरुजन होंगे, जो टीचर होंगे, इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे, बट इसका मैं एक सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा जो हमेशा आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एमपी लिख लेते हैं। एमपी में कितना दे रखा है हमें? 560। एमपी 560 है, छूट देने के बाद से हम कितना में बेच रहे हैं? 420, यानी जा रहा है कितना अपना? 420। हमेशा डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पे, मार्क्स प्राइस पे, याद रखना। चलो इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं। रेशियो अगर हम लेते हैं तो देखो ये जीरो, ये ऐसे काट लेते हैं,
0 से 0 खत्म, फिर अगर मान लो 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 से काट लेते हैं, 8 7 56, 7 से कटेगा ना, 7 8 56, फिर ये हो जाएगा 7 6 42, फिर इसको भी काट लो, ये कितना आ जाएगा 4 3। अब देखो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, कितने पे 4 पे, तो 100 पे कितना मिलेगा, काट लो 25%। बट एक चीज ध्यान देना है, 25% आंसर नहीं होगा, पूछा है जो डी का हो ना वो 2 छूट दे रहा है, तो 2 बोला है, 2 क्योंकि सक्सेसिव समतुल्य बोला है, यानी 2 होगा तो जितना 25 का होगा क्या 25%, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी 12.5%। ऐसे सवाल आरपीएफ, देखो ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, देख रहे हो आरपीएफ एसआई का, हर शिफ्ट में पूछा था, आरपीएफ एसआई में हर शिफ्ट में सवाल पूछा था कि डी का वैल्यू निकालना था, तो सबसे बेस्ट तरीका है पहले इन लोगों का पहले मार्क प्राइस दिया है, फिर सेलिंग प्राइस का फिर रेशियो लेके काटो, और उसके बाद से जितना भी वैल्यू आता है उसका आधा कर दो, वही वैल्यू यानी 12.5%। तो ये सवाल था, इसमें कुछ दम नहीं था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्या कह रहा है, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है, आए क्या कह रहा है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो उसकी औसत गति निकाले। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यानी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2xy बटे में क्या होता है x प्लस वाई, सीधी सी बात है, 2 अपना ये हो गया, फिर यहाँ पे स्पीड कितना दे दिया हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 हो गया 60 हो गया, आई एक्स प्लस वाई यानी 30 और 60 90। ठीक है, अब काट देते हैं इसको, देखो 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ से देखो फिर यहाँ 3 3 9, फिर 10 बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो 2 2 4 10 चौका 40, तो एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ दम ही नहीं था, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना था, तो बहुत इजी सवाल था। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्न बड़ा है। अगर मान लो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, सबसे पहले एक बार नीचे हम लोग नजर मार लेते हैं कि कहता क्या है। अगर देखो इसमें 42 है, 21 है, 14 है, 7 है, यानी कहीं ना कहीं देखो तो 7 का मल्टीपल है, तो क्यों ना कोई एक बड़ा संख्या जो नीचे है उसको बेस को हम बराबर कर दें, क्योंकि जब भी अगर बेस बराबर हो जाएगा ना तो ऊपर वाला वैल्यू जो बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और ऊपर वाला वैल्यू जो छोटा होगा छोटा होगा, तो बेस को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 42 है तो सबको 42 बना लेते हैं, सबको, यानी मान लो यहाँ पे अगर 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो ऊपर 6 5 30, नीचे क्या होगा 6 6 42, फिर देखो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे 14 है तो 14 तिया 42, 14 42 होता है ना, 14 28 14 42 है यार, कितना लोग 14 तिया 48 पढ़ते हैं, फिर 9 तिया 27, फिर ऊपर 27 और नीचे हो जाएगा 42, फिर देखो फिर 14 तिया 48, 3 से करेंगे नहीं, क्यों करेंगे, क्योंकि 21 दूना 42 है ना, 42 बनाना है, तो 2 से करेंगे, 16 दूना 32, 21 दूना 42, फिर ऊपर हो जाएगा 29 और 42। अब अभी मैं बोला क्या कि जब भी हमारा क्या क्या हो, जब बेस सारे बराबर हैं तो जो ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा वो बड़ा होगा, और जो नीचे वाले जो ऊपर वाले वैल्यू छोटा होगा छोटा होगा। इसमें बड़ा क्या है, तो ये है 32 दिख रहा है आपको, तो 32 यानी 32 बटे 42, 3 नंबर पे कौन है 16 बटे 21, कहाँ है 16 बटे 21, ऑप्शन नंबर ए। टुच्चा सा सवाल था, कुछ दम नहीं था इस सवाल में, क्योंकि नहीं तो फिर ऐसे तो पॉइंट में भी निकाल के बना सकते हो, लेकिन क्यों बनाए भाई, इतना जब इजी दे ही रखा था तो बस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। देखो ग्रुप डी का सवाल है ये, 2022 में पूछा हुआ था, बढ़िया सवाल था। चलो आ जाते हैं 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कि 50 से अब कम अभाज्य संख्या हो, कुल संख्या कितना है 15। अब ये बताओ लिखने की भी जरूरत है, टोटल ये तो याद होना चाहिए भाई कि 100, देखो 1 से 100 तक के बीच में कितना होता है 25, और 1 से 50 के बीच में होता है 15। अब बोलो यार भैया लिख दो यार, जब इतना मारी दिए हो तो डायरेक्ट आंसर लिख लिख लेते हैं। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, फिर 13 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर कितना हुआ 41, फिर 43, फिर 47, इतना होगा। जोड़ो जोड़ो, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 5 10, 1 2 3 4 5 15, टोटल 15 है, गिन लो, एक लाइन में लिख दिया। बाकी ये किसमें है ही नहीं ना, क्योंकि देखो ये सारे प्राइम नंबर है, जो या तो खुद से कटेंगे नहीं तो 1 से कटेंगे। वही तो पूछा है अभाज्य संख्या कितना है, तो 15। देखो ये कहाँ कहाँ पूछा है, 2 बार पूछा है भाई साहब, एक तो आरआरबी एलपी में पूछा है 2024 में पूछा था, और एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सबको नंबर देते हैं, देते किसको, जिसको याद है, अगर याद है तो डायरेक्ट लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि उमेश उमेश भाई साहब है हमारे, ठीक है, हमारे गाँव के ही है उमेश भाई साहब। तो उमेश ने एक वस्तु को 12% की हानि पर बेचा, यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो उसे 935 रुपये में बेचा होता, तो उसे 15% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एक तो होता है बेसिक, जो एकदम ट्रेंडिंग होता है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल सवाल। देखना कि बहुत ऐसे टीचर हैं जो बड़े बड़े टीचर इसको बनाए हैं और इसको थंबनेल लगा लगा के बनाते हैं कि देखो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, उस टाइप का। भाई वैसे ही बनता है, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ट्रिक उरिक काम में नहीं आता है। मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसको, पहले देख लेते हैं इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे।
मान लो अपना सीपी कितना है, पहले 22% का हानि हो, यानी मान लो सीपी 100 है तो 22 की हानि होगी तो कितना में जाएगी सेलिंग प्राइस, लिख लेते हैं भाई ये सीपी और इसमें तो कंफ्यूज हो जाएगा तुम लोग। 22 की हानि होगी यानी कितना 78 में जाएगी। आगे क्या कह रहा है कि यदि उसने वस्तु को, देखो पूरा स्टेप लिख के समझाता हूँ, देखो यदि उसने वस्तु को 5% कम में खरीदा होता तो उसे 935 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो पहले कितना 5% कम में खरीदा होता, यानी 100 का सामान अगर 5 में कम में खरीदा कितना हो गया 95, और उसके बाद से उसको कितना, इस पे कितना हो रहा है 15% का लाभ, 935 रुपये अधिक में होता तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का सीपी निकालना है, क्रय मूल्य। चलो तो इसके 15% निकाल लें, यानी डायरेक्ट हम 115% निकाल लेते हैं। तो 95 का 115% निकाल लो, क्योंकि लाभ में निकालना है हमें। तो 95 का 115% का वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। 15% का वैल्यू 3/20 यानी 23/20 निकाल देते हैं, डायरेक्ट हो गया। अब देखो गुणा कर लेते हैं, 23 पचे 115, हाथ में 11, 23 नवा 207, 207 और 11 कितना होता है 218। ये बाबू याद होना चाहिए, ठीक है, कि 23 का पढ़ा है, जैसे मैं याद करके लिया हूँ वैसे। फिर 20 से 2 से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पे आगे एक पॉइंट ले लो क्योंकि 20 से काट रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, और फिर यानी 109.25, यानी अगर हम इसको 15% प्रॉफिट में बेचते हैं तो कितना आएगा हमारा 109.25 हो गया। ये निकाल लिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बस। अब यही तो बोला है, ये लाइन बोला है जो अभी आप लोगों को मैंने पढ़ के बताया कि 5% कम में खरीद 935 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी पहले 78 था, अब बेच रहा है कितने में 109.25 में। डिफरेंस ले लेते हैं, कितने का डिफरेंस है 22 और 9, 22 9 कितना होता है 31.25, यानी 31.25 का वैल्यू कितना दे रखा है 935। अब देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है कि हम इसको, देखो इतना तो निकाल लिए, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मतलब फिर मैं इसका निकाल कर फिर 100% निकालूं, क्योंकि सीपी का मान निकालना 100%, वैसे भी निकाल सकते हो, आ जाएगा। बट इसमें देखो जब भी अगर ऑप्शन आता है ना थोड़ा दूर दूर में, तो हम एग्जाम में बहुत सारे जो कान वान आँख ऊँख होता है पूरा खोल के देखते हैं कि भाई कहना क्या चाहता है। जैसे हम लोग ऑप्शन भी देख रहे हैं, क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, उसमें अलग अलग चीजें लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे अप्रोक्सीमेट, ठीक है, दिमाग लगाते हैं। देखो अगर मान लो 31 का 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 93, ठीक है, लेकिन 25 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, 1.25, यानी 93 ये है, यानी कितना ये कहीं ना कहीं 3 गुना से क्या है ज्यादा है, ज्यादा इन द सेंस नहीं कम है, क्योंकि देखो 3 गुना करेंगे 93 हो जाएगा, और 1.75 जोड़ेंगे तो क्या इतना 94.75 हो गया, समझो, और यहाँ पर 93 है यानी ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं है ना 3 गुना से कम है, यानी 3 गुना से कम में जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लो उसका 3 गुना नहीं 100 का 3 गुना 3000, तो जो भी ऑप्शन होगा ना वो 3000 से कम होगा सबसे पहले। ये 3000 से ज्यादा है खत्म, ये भी 3000 से ज्यादा खत्म है, थोड़ा सा ही कम होगा यानी यही है कम, या ऐसे ही खत्म हो जाएगा, भी ये ज्यादा कम है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो निकाल लो, आपको कैसे निकाल ले तो निकाल देते हैं। देखो ये हो गया 935, हमारा कितना है 31.25 का मान है, निकालना क्या है 100 का मान निकालना है। चलो अब काट देते हैं इसको भाई। देखो अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 25 से काट लेते हैं, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 6, 25 दूना 50, फिर 12, 25 25 125, 25 चौका 100, 2 जीरो, फिर 25 से काट लेते हैं 5 बार, फिर 25 से काटते हैं तो 25 से कम 25 15, 25 जगह 150 16 आ गया, फिर 5 से काट लेते हैं तो 5 से कम 5 4 43, 5 बटे 40, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 16 से गुणा करते हैं, 16 सत्ते 112, हाथ में 11, 16 8 128, 128 और 11 39, हाथ में 13, 16 और 13 29, यानी 2992 ऑप्शन नंबर है। मैंने ऐसे अप्रोक्सीमेट से भी बता दिया, बाकी इसे बना भी दिया। ये तो रहा बेसिक से। बोलोगे भैया आपने अभी तो बोला था ट्रिक से बताएंगे, एकदम बताएंगे यार, जब बोला था तो क्यों नहीं बताएंगे। देखो अगर ट्रिक से बताना हो तो कैसे बताएंगे, ठीक है। चलो ट्रिक से भी यूज कर लेते हैं कि ट्रिक से बताना है, कुछ होता नहीं वो जबरदस्ती का ट्रिक है, बट लेकिन ठीक है ऐसे भी क्वेश्चंस में आता है तो उसको यूज किया जा सकता है। अगर सेम ऐसे ही फॉर्मेट में आए उसमें कुछ चेंजिंग ना हो तो ऐसे बना सकते हैं। और वो ट्रिक क्या होता है, सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं कि देखो इसमें क्या कह रहा है कि 12% की हानि हो रही है और 15% की लाभ हो रहा है, तो 22%, हम 12 फ्लो फ्लो में कुछ भी पढ़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं बताने में, क्योंकि यार आदत है ना जल्दी जल्दी क्वेश्चन का सॉल्व करने में, तो लगता है, बट लेकिन ठीक है धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। यहाँ पे 22% की हानि हो रही है, यहाँ पे 15% की लाभ हो रहा है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 22 और 15 कितना होता है 37, ठीक है। आगे देखो, ठीक है 22 15 37 हो गया, वो कह रहा है कि यदि उसने 5% कम में बेचा तो 37 में क्या करेंगे 5 कम कर देंगे, फिर आया कह रहा है क्या, और 935 रुपये अधिक में बेचा तो 15% का लाभ होता है। देखो ये आया, फिर इसमें से माइनस कर लेते हैं और ये दोनों का गुणा कर लेते हैं, 15% और 5%, कितना हो गया 15 और 5 75, और फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.75, तो ये हो गया 0.75, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है
935। क्योंकि देखो इसी सेटअप पे क्वेश्चन आता है ना, तभी ये ट्रिक लगता है। पहले क्या करते हैं, जितना हानि होता है और जो प्रॉफिट होता है दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिर अगर कम कर रहा है तो जितना आया उसमें से कम कर लेते हैं, कम करने के बाद फिर इन दोनों का गुणा करके फिर 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलो हो गया। अब देखो 37 में से 5 घटोगे 32, फिर 32 में से क्या करो 0.75 घटोगे क्या होगा 31.25 का वैल्यू दे रखा है 935, तो 100 का वैल्यू निकाल लो, अभी तो बताया, तो 100 का वैल्यू आ जाएगा 2992। तो ये है ट्रिक, एक लाइन में दोनों लगा सकते हो भाई, बस कैलकुलेशन का खेल है। अगर नहीं विश्वास है तो अपना है ही है बार, अगर अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस की हाँ मतलब हमें क्वेश्चन भूल जाते हैं जल्दी, तो फिर अपना वो बेसिक तरीका है ये, वैसे ही बना सकते हो, बाकी ये बेस्ट तरीका है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 13 नंबर क्या है कि इतना इतना एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समानुपात मतलब एलसीएम दे रखा है, इतना है, तो x का मान बताएं। एलसीएम देखा है, देखो एलसीएम मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एलसीएम मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या, कि जो ये होगा 47 52 होगा ना, यहाँ 48 से भी कट रहा है 88 से भी कट रहा है, तो ऑप्शंस में ऐसा तीसरा नंबर भी होगा ना कि वो संख्या क्या इसको काट देगा टोटल से। तो हम इस सबसे पहले ये देखते हैं, देखो अगर मान लो 5 2 7, 7 दूनो 5 4 9, यानी 9 से कटेगा, ठीक है। एलसीएम जो है इसका 9 से कटेगा, तो हमारा जो ऑप्शन भी होगा ना वो भी 9 से कटेगा। क्यों हम फालतू का ज़्यादा लोड लें, देख लेते हैं 9 से कौन कटता है। 9 से कटने का तरीका क्या होता है, अंकों का योग 9 होना चाहिए, अगर 9 है तो 9 से कटेगा। 2 और 2 4 नहीं कटेगा, 7 और 3 10 नहीं कटेगा 9 से, 3 2 5 1 6 9 ही कटेगा 10 से, 6 1 7 2 9, ऑप्शन नंबर सी 9 से कट रहा है। दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा, इसमें कुछ दम ही नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है, पी आयत एबीसीडी के भीतर कोई बिंदु है, यदि पी ए बराबर इतना है, पीबी बराबर इतना है, पीसी बराबर इतना है, तो पी डी की लंबाई बताए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब। सबसे पहले आयत बनाते हैं, आयत बोल दी है इन्होंने तो बनाते हैं भाई। आयत मतलब क्या, रेक्टेंगल यार। देखो ये अपना आयत हो गया, बड़ा वाला आयत, ठीक है। इसके अंदर कहीं भाई साहब अपने पी बैठे हुए एकदम, कि एकदम हिलना नहीं है, बैठे हैं। बोल रहा है क्या कि पी ए बराबर, इसको लिए लिख लेते हैं भाई, ए बी सी डी, ठीक है। पी ए बराबर इन्होंने दे रखा है 94, मिला देते हैं भाई साहब, पी ए दे रखा है, पी ए 94 दे रखा है, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही तो बना देंगे यार। पी ए पहले पी ए हो गया, फिर उसके बाद से फिर पी बी पी से, यानी सब मिला हुआ है, यानी ये इससे मिला हुआ है। देखो भाई साहब मिलाने की जगह पर हम इसको बराबर कर दें, सारे आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। बस अब इसका वैल्यू दे रखा है, पी ए बराबर पी बी बराबर पी ए, ये निकालना क्या है हमें, पी डी का मान निकालना है, ठीक है, निकालना है। चलो एक प्रॉपर्टीज होता है जो आप लोगों को याद होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टीज होता क्या है, देखो पी ए के स्क्वायर, लिख देता हूँ भाई साहब ताकि आप लोग कहें कि नहीं लिखवाए भैया ने, पी ए के स्क्वायर प्लस में पी सी के स्क्वायर, पी ए के स्क्वायर प्लस में क्या होता है पी सी के स्क्वायर, फिर बराबर में क्या होगा पी बी के स्क्वायर और प्लस पी डी के स्क्वायर, पी बी के स्क्वायर और प्लस में क्या होगा पी डी के स्क्वायर। तो एक होता है, एक क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज होता है जिसको याद रखना चाहिए आपको, कि जब भी अगर आयत के अंदर कोई भी संख्या दे दिया बिंदु और उससे सारे चारों मिल रहे हैं आपस में, तो इसका स्क्वायर इस प्लस में इसका स्क्वायर के बराबर में होता है। बस यही निकालना है, बाकी सारे का वैल्यू दे रखा है, जैसे दे रखा है उससे वैल्यू रख देते हैं। अब यहाँ पर रखना शुरू करते हैं। रखने में पी ए का वैल्यू दे रखा है 94, पी ए का वैल्यू 94, 94 का स्क्वायर, फिर प्लस पी सी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी सी का वैल्यू 67, तो 67 का स्क्वायर, ठीक है। फिर पी बी का वैल्यू कितना दे रखा है, पी बी 61, तो यानी इक्वल टू में 61 का स्क्वायर, फिर प्लस में पी डी का स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट एक्स मान लेते हैं, यानी एक्स का स्क्वायर, यानी हमें एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले यार इतना कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले हर एक मैंने बोला अभी क्या कि हर एक साम दंड क्या बोलते हैं उसको साम दंड दंड जो भी हो सब कुछ लगाना होता है, ठीक है। तो लगाने के इन द सेंस क्या, देखो मान लो 94 का स्क्वायर क्या होता है, एक तो होता है कि हम भाई सब 94 लिखें फिर 94 लिखे गुणा करें, बट इसका एक ट्रिक होता है। देखो 94 क्या है, 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर लिख देते हैं 36। अब जितना कम है उसके 94 में से घटा देते हैं, 94 में से कितना कम है, 6 कम है, 100 में से कितना कम था 6, तो 94 में से 6 घटा देंगे, 94 में 6 में घटा देंगे कितना हो जाएगा 88, ठीक है। फिर प्लस, अब देखो 67 का स्क्वायर निकालना है, 67 का स्क्वायर निकालेंगे तो पहले देखते हैं 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 17, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, बट हमें 2 ही अंक लिखना होता है पीछे से, तो 89 लिख देंगे, 2 हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से देखो फिर बहुत ट्रिक होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। अगर 50 से 17 ज़्यादा है तो सीधी सी बात है क्या 25, फिर अब जो लास्ट वाला इसका निकालना होता है ना, फिर 25 से देखते हैं कि 25 में 17 ऐड कर देते हैं, तो 25 में 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 17 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, तो 44 89 हो गया। फिर बराबर में 61 का इसे निकालेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है 11 ज़्यादा, 11 का 121, तो 21 लिख देंगे, एक हाथ में रहेगा, एक हाथ में रहेगा।
फिर 11 25 से 11 कितना होता है, 25 से 11 36 और 1 37, और प्लस में हमें निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर हो गया। बस अब इसको हम निकाल लेते हैं, अब इसको ऐड कर लेते हैं दोनों को। देखो 9 6 15 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 हाथ में 1, 4 8 4 12 1 13 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, ये हो गया। और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कितना 37 21, 37 21 माइनस हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया। ये देखो 13 में से 7 गया, ये कितना हो गया, 13 में से 7 यानी 7 7 7 कुछ गलत किए क्या, एक बार और जोड़ लेते हैं। 9 6 15 हाथ में डाल 1, 8 3 11 8 3 11 1 12 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 हाथ में 1, 8 4 12 1 13, ठीक तो है। उसके बाद से हमें निकालना है 37 21, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 11 11 का स्क्वायर 121 होता है, फिर 25 और 11 कितना होता है, 36 और 1 37, ठीक है, 4 0। फिर यहाँ पर ये 2, हम ये देखो हम गलती कर रहे थे ना, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से हारसिन होगा तो 2 हो जाएगा, यानी 12 में से 7 गया तो 7 5 12, और फिर उसके बाद से कितना हो जाएगा 2, यानी इधर से अगर 2 यानी 12 में से 3 गया यानी 8, 12 में से 3 गया तो कितना होता है भाई साहब, कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। देखो दोबारा कर लेते हैं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 0, ठीक है, फिर यहाँ पर 13 में से गया 7, तो 7 5 12 7 6 13, फिर यहाँ पर हो गया 12, 12 में से 3 गया 9 3 12, यानी 9604, ठीक है। 9604 कितना है, एक्स स्क्वायर का मान है। अब देखो जब यहाँ पे एक्स हटेगा तो एक्स में हो जाएगा 9604, जब यहाँ पर 9604 आ जाएगा तो ये किसका स्क्वायर है। देखो अगर मान लो यहाँ पर जो वैल्यू देखो, जैसे मान लो कि ये होता है 102, 100 अगर मान लो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 10,000 होगा, तो ऐसे ही नहीं होगा। हमें देखो 9604 करना है, यानी सीधी सी बात है कि इससे कम होगा 100 से, यानी कितना 98 होगा। अब देखो 98 का निकालना है, क्या होता है 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, और फिर कितना 98, फिर 98 में हम क्या करेंगे 2 कम कर देंगे 9604, यानी 98 का स्क्वायर करोगे तो 9604 आएगा 98, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़िया सवाल था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, अगर आप लोगों का स्क्वायर निकालने का ट्रिक मालूम है तो जल्दी बना लोगे, बाकी इसमें कुछ था नहीं, दम नहीं था, बस एक प्रॉपर्टीज होता है जो मालूम होना चाहिए। मैंने आज बताया था ना कि आप लोगों का हर एक क्वेश्चन में बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और ये लगभग जो अपना सेशन होगा कम से कम 1.5 घंटा से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़िया लिया हूँ। क्योंकि यार इजी इजी क्वेश्चन फिर करोगे तो फिर आपको लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो कुछ सेशन क्वेश्चन होना चाहिए कि आप लोगों को लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में दम है, और अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा जब क्वेश्चन ऐसा खुद से लगाओगे बनेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि ए बी सी क्रम से इतना इतना के अनुपात में धनराशि निवेश की है, यदि वर्ष के अंत में इतना मिलता है तो कुल लाभ अर्जित किया तो बी और सी के हिस्से का बीच का अंतर बताना है, ठीक है। सबसे पहले अगर मान लो हम लोग पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो एक चीज होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बट अगर टाइम अगर हमारा बराबर हो गया तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो यही चीजें दे दिया है क्या, और टाइम किससे मालूम है कि बराबर है, तो बराबर यहाँ से यदि वर्ष के अंत में, यानी सेम एक ही वर्ष का बात हो रहा है, यानी एक वर्ष में, यानी इन लोगों का टाइम बराबर है, और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये इन लोगों का प्रॉफिट दे रहा है 3850, तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट जो इन्वेस्टमेंट होगा वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 76, फिर यहाँ पर 37, फिर 52, और तीनों का ऐड कर देते हैं, 7 2 9, 9 6 15 हाथ में 1, 5 3 8, 8 7 15 और 1 16, 165, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है 3850, ठीक है। हमें निकालना किसका मान है, तो निकालना है बी और सी के हिस्से में के बीच का अंतर, बी और सी के हिस्से का बीच का अंतर, तो बीच का अंतर निकाल लेते हैं बी और सी के बीच का ये। तो यहाँ पे 3850 जो है हमारा कितना का मान है, 165 का मान है, और इनका हिस्से का निकालना है तो कितना 3 12 3 15 का मान निकालना है। तो काट दो 15 एकम 15, फिर 15 एकम 15, 11 से कट जाएगा, फिर 11 से काट दो 11 33, 11 5 55 और 0, यानी 350 हो जाएगा। 350 का है तो ऑप्शन नंबर डी। तो इजी सवाल था, इस सवाल में कोई दम नहीं था, क्योंकि यार देखो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, सैंपल पेपर समझो कि एग्जाम में बैठे हो, तो ऐसे ही आता है मैथ का, कभी एक इजी क्वेश्चन आ गया, कभी बढ़िया क्वेश्चन आ गया, कोई एकदम लल्लू सा क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही मिक्सअप होकर आता है, तो सेम मैंने वैसे ही सेट कर रखा है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या है, हमें लग रहा है कि आप लोगों की हमें बनाने की जरूरत है, खुद आप बना लेना, होमवर्क है, बहुत ईजी सवाल है, और सारे लोग भाई लोग होमवर्क में जो देते हैं ना तो उसका आंसर दिया करो, और जब आंसर देते हो ना तो एक अच्छे सा कमेंट भी लिख दिया करो, उससे मोटिवेशन आता है कि हाँ कि मतलब जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, तो हमें बताओ, ताकि उससे अपने को पढ़ने में फील आता है कि हाँ यार हमारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उन लोगों को अच्छा लग रहा है, तो और मेहनत करने का अंदर से जिज्ञासा उठती है, ठीक है। तो सारे लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी ये है अपना रेलवे गणित, ठीक है, सेकेंड एडिशन इसका लॉन्च हो गया है। तो जितने भाई लोग अगर जैसे मान लो अभी एनटीपीसी का आप एग्जाम दोगे तो इसका आपका अभी मेंस देना पड़ेगा, अंडर ग्रेजुएट का, जो ग्रेजुएट वाले दे दिए हैं उनका भी मेंस बाकी है, फिर ग्रुप डी वाले हैं पीछे लगे हुए हैं, ग्रुप डी का भी है एग्जाम, उसके बाद से ईएलपी का भी एग्जाम होने वाला है, फिर टेक्नीशियन का, क्योंकि 2025 में जो कैलेंडर आएंगे सारे एग्जाम होंगे। तो सबसे
रेलवे का ब्रह्मास्त्र ये है कि आप लोगों के पास ये रेलवे गणित होना चाहिए, क्योंकि रेलवे जो गणित का फर्स्ट एडिशन है ना, कम से कम 9 लाख से ज़्यादा बिकी हुई है वो बुक, इतना ट्रेंडिंग में रहा था ये बुक। और यही है, इसी का सेकंड एडिशन का वर्जन आ गया। और जितने भी 2024 में एग्जाम हुए ना, जैसे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, सारे एग्जाम को क्या किया गया है, जो एग्जाम का क्वेश्चन उठाया गया है, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेटेड हो गया है, तो आप लोग इसको मंगाइए। इसमें देखिए क्या क्या मिलता है आप लोगों को, टाइप वाइज, लेवल वाइज इसमें चीज़ें मिलती हैं, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट मिलता है, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स में मिलता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम का जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, प्रैक्टिस सेट, इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ इसमें ऑलरेडी है, एक एक क्वेश्चन का दो दो तीन तीन इसमें शॉर्ट ट्रिक दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको मंगाइए। कहाँ से मंगाइएगा, अमेजन से और फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, तो आप लोगों को डिलीवर हो जाएगा विदाउट एनी डिलीवरी चार्ज लगे हुए, और 299 रुपये में इतना बढ़िया बुक्स आप लोगों को मिल जाएगी। तो सारे लोग आप लोग मंगाइए, जितना मैं इससे कराता हूँ। अगर कोई भी टॉपिक्स में दिक्कत होता है, जैसे मान लो कि अभी मैंने पीछे का जो भी क्वेश्चन कराया, उस जैसे मान लो नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत हुआ, भाई उठाए और नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन लगा दिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर है उसी बेस्ड पे आता है क्वेश्चन एग्जाम में भी। तो इसलिए आप लोगों को ये बुक होना चाहिए, आप लोगों के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है ये बुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक छात्र ने 4 विषयों में इतना 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 के अंक प्राप्त किए, सभी 5 विषयों में 80 अंकों का औसत प्राप्त करने के लिए पांचों विषयों का आवश्यक अंक क्या होगी। एवरेज की सवाल है। पहले सभी 4 विषय लिख देते हैं, 78, फिर उसके बाद से 85, फिर है 96 है ना, 96, फिर 70, और पांचवें विषय का निकालना है, नहीं मालूम है तो एक से ले लेते हैं। बट्टे में जितने संख्या होते हैं उससे क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या है 90 है, बट्टे में कितना है टोटल सब्जेक्ट कितना है तो 5, और सबका एवरेज कितना दे रखा है 80। बस कर लेते हैं, कुछ था नहीं जी सवाल है। ऐड कर लेते हैं यहाँ से, देखो 9 5 14, 14 और 8 22, हाथ में 2, तो 2 इसमें दे देते हैं इसको, 9 2 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, और ये 5 जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा। तो एक सम निकाल लेते हैं, 400 में इसको माइनस कर देते हैं, 400 में 322 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 78। तो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल था, इस सवाल में कोई दम नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर। कह रहा है कि एक आदमी लागत मूल्य पर 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन वह तौलने के लिए 25 ग्राम के वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकाले। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है, बहुत ईजी होता है। देखो सीपी हो गया, एसपी हो गया। कह रहा है क्या कि 4% हानि पे बेचता है, यानी कोई चीज़ 100 का है तो 4% यानी 96 में बेचेगा। बट यहाँ पे एक लाइन समझने वाली है, तो समझना क्या है कि जब वो तौल रहा है ना तो बेईमानी कर देता है, 25 ग्राम वजन के बजाय क्या कर रहा है 20 ग्राम यूज कर देता है, यानी 20 ग्राम ही देता है। मान लो कि मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आए, आपने मेरे से कोई सामान लिया, तो मान लो वो सामान समझो कि 1 केजी का है, यानी मैं 1 केजी का सामान है मैं आपको दे दिया, यानी आपको क्या, मैं टोटल तो आप मेरे को 1 केजी का पैसा दोगे, बट लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि यार कुछ कर लेते हैं इधर उधर, मैंने क्या किया 900 ग्राम दे दिया आप लोगों को, तो वहाँ से मेरा क्या पहले को पूरा का पूरा पैसा भी मिल गया और 100 ग्राम की चोरी भी हुई। तो सेम वही सवाल इसमें दिया गया है कि 25 ग्राम का वजह, वो 25 ग्राम का जगह क्या 20 ग्राम देता है, यानी वो टोटल पैसा कितना लेता है 25 ग्राम का, देता कितना है 20 ग्राम। यही समझने वाली बात है कि टोटल वो तो पैसा 25 ग्राम का लेता है, लेकिन चोरी कर देता है और 20 ग्राम देता है बस। अब इसी को निकाल लेते हैं रेशियो में, तो इसको काट लेंगे। काटने किससे काटेंगे, देखो इसको काट लेते हैं, 25 से काट देंगे 4 बार में, ऐसा नहीं कि 20 ऊपर ऊपर काट दे, वो तिरछा तिरछी कटता है। फिर इसको काट देते हैं 4 से, 5 बार में 4 से काट दे, 24 चौका 96 होता है। तो ये नीचे हो जाएगा कितना 5 चौका 20, और ये हो जाएगा 24, यानी मान लो 20 की चीज़ है 24 में जा रही है, कितने की प्रॉफिट हुई 4 की, कितने पे 20 पे, तो 100 पे कितने होगी, तो डायरेक्ट काट लो यहाँ पे 5 बार में, यानी कितना हो जाएगा 20% की प्रॉफिट हो जाएगी। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की सवाल था, बढ़िया सवाल था। ये देखो पूछा कहाँ है, तो यार आरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, 2021 का सवाल है, तो बढ़िया सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छी से चीज़ें समझ में आ रही है, तो आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करना होता है, ये नहीं कि एकदम देखते जा रहे हैं पता नहीं चल रहा है, तो वीडियो को एक बार क्लिक कर दीजिए कि ताकि अपना भी मोटिवेशन बना रहे कि हाँ देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, इसीलिए आप लाइक दे रहे हैं, समझ में आया। और ज़्यादा प्यार आया तो कमेंट दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। 38 संख्याओं का औसत 51 है, 24 संख्याओं का औसत 45 है, और अंतिम 5 संख्या का औसत 60 है, तो शेष संख्याओं का औसत बताना है। शेष यानी जो रिमेनिंग संख्या है ना उसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले डेविएशन से बनाए थे, डेविएशन बहुत ईजी होता है। मान लेते हैं कि 38 संख्या का औसत कितना है 51 है, 38 संख्या का औसत 51 है। आगे इन्होंने ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है ये देखो, पहली 24 संख्याओं का औसत 45 है, पहले जो 24 संख्या है उसका औसत कितना है
45 लिख लेते हैं यहाँ पे। 24 संख्या का औसत कितना है? 45 है। फिर आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि और अंतिम पांच संख्या का औसत कितना है? 60 है। अंतिम पांच संख्या का औसत लिख लेते हैं यहाँ पे। अंतिम पांच संख्या का औसत यानी जो पांच संख्या है उसका औसत कितना है? 60। हमें निकालना क्या है? शेष संख्या होगा, रिमेनिंग संख्या। अब शेष कैसे निकलेगा? देखो टोटल संख्या कितना है हमारे पास? 38 है, जिसमें से 24 और 5 29 का यूज हो गया, बचा कितना है? 9। यानी जो हमारा शेष संख्या 9 है उसका एवरेज हमें निकालना है। लेट हमने उसका एवरेज x मान लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन होता है कि कोई एक संख्या को हम एवरेज मान लेते हैं, फिर उसी से जो ज़्यादा होता है कम होता है उसके हिसाब से हम लोग डेविएशन लगा देते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एवरेज दे दिया है हम लोग को 51, तो हम यहाँ पे 51 रख लेते हैं। 51 अपना एवरेज मान लिए। ठीक है, मान लो 51 एवरेज मान लिए। और 51 से 45 कितना कम है? 6 कम है। -6 कितने पे? 24 पे। तो यहाँ पे 24 से गुणा कर लेंगे। तो 24 में 6 से गुणा करोगे कितना होता है? -144 होता है। देखो अगर यहाँ पे अगर माइनस होता है तो हम डेविएशन लगाते थे, इधर प्लस कर लेते हैं बराबर करने के लिए। अगर यहाँ पे प्लस होता है तो इधर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया? -144। फिर 51 से कितना ज़्यादा है? क्योंकि कम नहीं है तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितना कर लेंगे? 9 ज़्यादा है। कितने पे 9 ज़्यादा है? तो 5 पे ज़्यादा है। यानी कितना हो गया? ये 45 हो गया। ठीक है, तो देखो इधर से देखो -144 यहाँ पे है, 45 से है। तो अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से घटा देते हैं। तो देखो -144 में से 45 घटाओ कितना हो जाएगा? -99। ये है -99। हमें एक्स का मान फाइंड करना है जो एवरेज। तो यहाँ पे जो माइनस है डेविएशन में क्या करते हैं? इधर आके प्लस करते हैं, बराबर करते हैं। तो -99 इधर है तो इधर भी +99 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा डेविएशन। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस में 99 कर देंगे। और कितने लोगों पे जाएगा ये? क्योंकि भाई केक कटता है तो सारे लोगों में बटता है, तो 99 कितने लोगों पे जाएगा? 9 लोगों में बटेगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 9 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? प्लस में 11। हमारा एवरेज माने कितना थे? तो 51। प्लस में 11 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? एवरेज हमारा कितना हो जाएगा? 62। तो ऑप्शन नंबर सी। ये है ट्रिक, नहीं बोल सकते, इसको बढ़िया से समझाने का तरीका बबुआ। ठीक है, उम्मीद करता नहीं भाई कि भाई सारे लोगों को समझ में आवत हुई एकदम हाउस द जोश वाला। ठीक है, हाउस द जोश, वेरी लो या वेरी हाई, हमेशा हाई रखता है यार। नौजवान आदमी है, ऐसे थोड़ी ना लो हो जाएगा। मजा आ रहा है ना भाई? चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मजा आ रहा है तो एकदम मुस्कुराते रहना है और पढ़ते रहना है। 20 नंबर क्या कह रखा है? रेशियो अनुपात का सवाल दे रखा है इसमें, वही समानुपात का। तो इसका मान निकालना है 6/42 और इतना 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 है, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। कुछ नहीं करना यार, जैसे दे रखा है 6/42 हो गया, फिर बराबर में 7.6 बट्टे में एक्स हो गया, एक ये हो गया। फिर दूसरा वाला कर देते हैं, क्या कह रहा है? दूसरा 3/6 दे दिया और बराबर में 6/y दे दिया। कर लेते हैं यहाँ से, देखो काटाकुटी कर लेते हैं। ये कट जाएगा 6 से 7 बार में। ठीक है, और इधर गुणा कर लेते हैं। 7 6 42, दो हाथ में 4, 7 7 49 और 4 53.2 बराबर में कितना हो जाएगा? x। और यहाँ पर मान लो ये भी कट जाएगा 3 से 2 बार में, यानी 6 दूना 12, y बराबर 12 हो गया। अब हमें निकालना क्या है? x और y का रेशियो निकालना है। तो ये x हो गया, ये y का रेशियो। x का वैल्यू कितना दे रखा है? 53.2 रेशियो, y का वैल्यू 12। तो देखो जब भी अगर यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं। कितने से काटेंगे? 4 से काट देते हैं। तो 4 से काटोगे 4 एकम 4, एक फिर 13 होगा, 4 3 12, फिर 4 3 12, 133 कहाँ है? तो एक ही में ऑप्शन नंबर है। बाकी का चेक ही नहीं करना है, बाकी 4 से काटोगे तो 30 आ जाएगा। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर है 133 और 30। तो ये सवाल था, इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं था। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन जाओ भाई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल अनुकूल जाने में, ठीक है, जाने की तुलना में 2 गुना समय लेता है। तो गोताखोर की क्या अनुकूल में गति बताना है, धारा की गति बताना है। गोताखोर की धारा के अनुकूल की गति बताना है, धारा के अनुकूल। देखो यहाँ पे एक चीज इन्होंने बोल दिया है और वो चीजें बोल दिया है एक ही लाइन में। जब पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने पढ़ा तो अभी ध्यान आया क्या बोला है कि देखो एक गोताखोर भाई साहब है, एक गोताखोर 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी कहीं ना कहीं देखोगे ना तो हमारा डिस्टेंस सेम है। 50 किलोमीटर धारा के साथ जा रहे हैं, फिर 50 किलोमीटर धारा के विपरीत आ रहे हैं, यानी दोनों हमारा क्या है? डिस्टेंस सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है? जो हमारा रेशियो बनता है, यानी अगर मान लो हमारा टाइम का रेशियो जो बनता है, अगर मान लो यहाँ पे एक्स और वाई है टाइम का रेशियो, तो हमारा स्पीड का रेशियो क्या होता है? पलट जाता है। देख रहे हो कहीं मक्खी बैठी हुई है, तो स्पीड का रेशियो हो जाता है वाई और एक्स। तो ये कॉन्सेप्ट होता है क्या? जब भी हमारा क्या डिस्टेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए तो।
तो ये चीज़ें ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो बताते हैं, बहुत ईजी सवाल है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें बोल दिया है, क्या 3 किलोमीटर पर जानते हैं एक गोताखोर को धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल क्या, यानी मान लो इधर से धारा जा रही है, उधर से नाव आ रही है, यानी विपरीत, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम, यानी धारा के विपरीत अप स्ट्रीम। और धारा के अनुकूल यानी साथ साथ, ठीक है, इधर से भी धारा जा रही है, इधर से भी नाव जा रही है, यानी उसको बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो जो टाइम लग रहा है ना हमारा, वो क्या लग रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में डाउन स्ट्रीम से दोगुना लग रहा है। सीधी सी बात है यार, मान लो कि धारा जा रही है और मैं इधर से नाव लेके जा रहा हूँ, तो सीधी सी बात है, धारा भी जा रहा है नाव भी जा रहा है, तो हमारा टाइम कम लगेगा। अगर मान लो इधर से धारा जा रही है, उधर से नाव आ रही है, तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा भाई, क्योंकि इधर से धारा भी फोर्स देगा, उधर नाव भी देगा, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर यहाँ पर टाइम हमारा 2 लग रहा है ना, यहाँ पे अगर हमारा टाइम 2 लग रहा है, तो हमारा इधर आने में कितना टाइम, 1 लग रहा है। अभी बोला जब डिस्टेंस सेम होता है तो क्या होता है, स्पीड इसका अपोजिट हो जाएगा। अब स्पीड क्या हो जाएगा, 1/2। हम एक यहाँ पे वेरिएबल मान लेते हैं x, 2x मान लेते हैं, क्योंकि हमें रेशियो में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे ये बोला है क्या, क्या बोला है, देखो स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चलने वाला है एक गोताखोर, स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चल रहा है। नाव का मतलब क्या, अब देखो जब भी हमें एक्स का मान निकालना होता है तो क्या करते हैं, d+u/2 कर देते हैं। y निकालना होता है, यानी x मतलब क्या होता है, नाव, और y मतलब क्या होता है, धारा, जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, स्ट्रीम बोलते हैं। तो ये होता है d-u/2। अगर वही रेशियो में देते हैं ना तो ये कट जाता है, क्योंकि फिर d+u और d-u कर देते हैं तो x का मान निकाल जाता है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 या कितना हो जाएगा 3। y का मान निकालेंगे तो क्या होगा, घटा देंगे 1। बस अब यही तो पूछा है हमें, इसको मिटा देता हूँ। यानी x का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 3 दे रखा है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। पूछा क्या है हमें, गोताखोर में धारा के अनुकूल। धारा का अनुकूल मतलब क्या, x + y का मान पूछा है, तो x + y क्या हो जाएगा हमारा, x + 3 और 1 4। ऑप्शन नंबर बी। ये था सवाल, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज वाला इशू था, बाकी इसमें और कुछ दम नहीं था, देख रहे हो, क्योंकि यार ऐसे ऐसे बच्चे तो कंफ्यूजन होते हैं। देखो लैंग्वेज इशू को वैसे कहाँ कहाँ पूछा है, आरआरबी एलपी सीबीटी 1 में भी पूछा है, और ये ग्रुप डी में भी पूछा है। देखो 2022 में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इसको हिला नहीं पाएंगे अगर एक चीज़ें क्लिक ना कर पाए ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट लेकिन बहुत ईजी होता है, क्योंकि यार थोड़ा ये होता है, बोट एंड स्ट्रीम में होता है ना, बहुत बच्चे इसमें डरते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। बट लेकिन 1-2 बार इसको कंसेप्ट को बढ़िया से पढ़ लोगे ना, तो फिर इसको कभी भी इसमें गलती नहीं होती है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का विकर्ण इतने इतना के अनुपात में है तथा परिमाप 102 है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। बढ़िया सवाल है, ठीक है। इसमें समचतुर्भुज का ये है, देखो हाल फिलहाल में एनटीपीसी में पूछा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में देख रहे हो, 19 जून में पूछा हुआ है, 2025, 19 मतलब उसका आंसर क्या है तब का है, 19 जून 2025 में। सोचो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है। बट देखो इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले यार, अगर मान लो कि अगर मैं एग्जाम में होता तो क्या सोचता, क्योंकि हमें निकालना है क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी रोम्बस। रोम्बस का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो रोम्बस का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 d1 इंटू क्या होता है, d2, और d1 मतलब क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायगोनल, यानी d1 इंटू d2। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे तो ऑलरेडी दे दिया 8 और 15, तो लोगों को लगा कि 8 और 15 यार डायगोनल 1 और 2 दे दिया है, बट लेकिन यहाँ पर रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को हम लोग डायरेक्ट मान नहीं निकालते हैं। जब भी रेशियो देखता है तो उसके साथ हम वेरिएबल लगा देते हैं। तो एक हो जाएगा 8x, एक हो जाएगा क्या 15x, यानी ये अपना वैल्यू है। हम यहाँ पे इसका मान रख के निकालते हैं, 1/2 ये हो जाएगा 8x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x। ये तो अपना चलो निंजा तरीका हो, जो एग्जाम में रहोगे तो ऐसा सोच सकते हो। इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा 4x, बस यहाँ पे आएगा कितना 15 चौका 60x²। ये एरिया थोड़ी ना हुआ 60x², ये तो गलत है भाई, क्योंकि x का मान निकालना पड़ेगा। बट लेकिन एक चीज आप लोगों को ध्यान देना है ना, क्या ध्यान देना है, कि कुछ भी हो भाई साहब, जो इसका ऑप्शन है ना, वो या तो 4 से भी कटेगा या तो 15 से कटेगा। किसी का तो हम डायरेक्ट 4 का मल्टीपल देख लेते हैं यार ऑप्शन में, क्यों ज़्यादा दिमाग लगाएं। तो देखते हैं 4 का मल्टीपल क्या होता है। देखो 33 4 से कटता है, नहीं कटता है। 34 4 से कटता है, नहीं कटता है। 46 4 से कटता है, नहीं कटता है। यानी ऑप्शन नंबर ए 540। ईजी सवाल है, कुछ करना नहीं है। बट लेकिन अगर मान लो कि कहोगे भाई यार 15 से भी काट के दोगे, एकदम कटेगा, फिक्स 15 से कटेगा। देखो 15 3 45, 9 15 6 90, दोनों से कट रहा है, यानी ऑप्शन ए हो गया। ये तो हो गया, चलो डायरेक्ट निकाल लेंगे। बट लेकिन बोलोगे कि भैया नहीं, हमें पूरा एकदम निकाल के दिखाओ, ऐसे कैसे काट लोगे, पूरा एक्स का मान निकालना चाहिए। तो देखो उसके लिए तो पूरा एकदम महाभारत रचना पड़ेगा। देखो एक्स का मान निकाल के हम बताते हैं आप लोगों को, एक्स का मान कैसे निकालता है। देखो
ठीक है, अपना 8x और ये हो गया, हमें ये वाला निकालना है। याद रखना कि जब भी अगर हम निकालते हैं क्या रोम्बस का, तो फार्मूला क्या होता है हमारा, रोम्बस का 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये एरिया निकालने के लिए होता है। देखो एक इसमें होता है प्रॉपर्टी, जो होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 4a स्क्वायर। ठीक है, तो देखो D1 का स्क्वायर कितना दे रखा है, 8x मान लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64x स्क्वायर, प्लस D2 का हो जाएगा 15x, यानी 15 का 225x स्क्वायर, बराबर में कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि ए का मान निकालेंगे तभी तो यहाँ पे परिमाप दे रखा है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होता है, 4 इंटू ए होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले हम ए का मान निकालेंगे तब यहाँ से पेरीमीटर निकालेंगे। देखो अब यहाँ पे इसको करते हैं, 64x स्क्वायर 225x स्क्वायर कितना होता है 289x स्क्वायर, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे 289x स्क्वायर, बराबर में इसको 4 नीचे लेते आते हैं, 4 नीचे लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये का मान निकालते हैं तो कैसे हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, तो 289 बटे में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 89 का होता है 17, 4 का होता है 2 और एक्स स्क्वायर का x, यानी ए का मान आ गया अपना कितना 17/2x। ठीक है, आप पेरीमीटर निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है परिमाप 102, बराबर में 4, ए का मान कितना दे रखा है 17/2 इंटू में x। चलो काटो, देखो यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, 2 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा, 17 को काटोगे कितना बार में, कितना बार में आ जाएगा 6 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, बस x का वैल्यू 3 आ गया, तो निकाल दो यहाँ पे 1/2, x का अगर 3 रखते हो तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा कितना 45, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 45। अब इसको हम काटते हैं, इसको काटने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से काटते हैं तो 12 बार में गुणा कर लेते हैं, 12 50 60 की जरूरत में 6 बार चुका 48 और 6 54, कहाँ है 500, चलो ऑप्शन नंबर है। तो बोलोगे भैया देख लो ये है बेसिक, इसमें 3 पोर्टीज लगेगी। एक तो D1 ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा P बराबर 4a, और उसके बाद से फिर यहाँ पर निकालना होता है इसका एरिया 1/2 D1 इंटू D2। ये है पूरा बेसिक से, बाकी मैंने ऑप्शन से ही बताया था कि वैसे बना लोगे तो सबसे बेस्ट तरीका वो है बनाने का, अगर ऑप्शन अलग अलग हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो किस वार्षिक ब्याज दर से इतना रुपए की राशि 1 वर्ष 6 महीने में इतना हो जाएगी। अब देखो 1 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या होता है, यानी कहीं ना कहीं देखो तो 18 महीना हो जाएंगे, और हम 6 महीने का लेंगे तो कितना बार लगेगा, 3 बार हम किस्त देंगे, यानी सीधी सी बात है कि 3 बार लगेगा। तो कुछ नहीं करते हैं, पहला क्या है 15 6 से 25, ठीक है, और दूसरा क्या है कितना हो जाता है 19 683, 3 बार लाएंगे तो क्यूब रूट कर लेते हैं, यहाँ पे है कितना 83, यार कहाँ पे दिमाग काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्यूब रूट कर लेंगे 3 बार में, ठीक है, इसका रेशियो लेके क्यूब रूट कर लेंगे। देखो अब इसका क्यूब रूट लेते हैं तो आप लोग को मालूम है 15 625 का क्यूब रूट क्या होता है, 25, 25 का क्यूब रूट करोगे तो 15 600 होता है, फिर 27 होता है, क्योंकि देखो 27 का कैसे निकालोगे, 27 इंटू 27, इसको गुणा करोगे तो कितना होता है 7 7 49, फिर उसको 7 से गुणा करोगे तो 7 7 9 7 कितना होगा 63, यानी 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यानी 25 से ये कितना होगा, ये 27 का क्यूब रूट, कम से कम 30 की याद होना चाहिए। जब मैं वो करा रहा था ना तो उसमें कम से कम 25 26 तक मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था, तो 30 तक तो आप लोगों को याद होना चाहिए क्यूब रूट। अब देखो 25 से 27 कितना का ज़्यादा है, 2 का ज़्यादा है, कितने पे 25 पे है, रेट निकाल रहा है, इंटू में क्या करेंगे 100, ठीक है, ये कर देगा 4, यानी कितना होगा 8%। अब तुम डायरेक्ट आओगे 8% मार दिया, ले जैसे 8% मारोगे 1 नंबर ये गया, बाकी निगेटिव वाला तो जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि देखो एक लाइन है और वो लाइन क्या है भाई साहब, वो लाइन है क्या, देखो यहाँ पे बोला है तो किस वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक मतलब समझ रहे हो, किस वार्षिक ब्याज दर पर, यानी हमें बात कर रहा है क्या 1 साल की बात कर रहा है, हमने क्या निकाला था 6 महीने पे निकाला था, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 6 महीने का 2 साल यानी कितना 16% हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, तो ये नहीं होगा 8%। तो छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देके चलना है आप लोगों को, ताकि गलती ना हो, नहीं तो ये गलती सीधी सी बात है कि अपना 1 नंबर लेके जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ, चुनाव में एक उम्मीदवार ने इतना % वोट प्राप्त किए और फिर 7200 वोटों से हार गया, यदि सभी डाले गए वोट वैध थे तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे। बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ था नहीं, जैसे मान लो कि वोट समझो कि कितना है, मान लो कि 100% वोट है अपना, ठीक है, एक भाई साहब को मिला कितना है 38%, ठीक है, और दूसरे भाई साहब को कितना मिलेगा, कितना, ये हो जाएगा 62%। अब यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कह रहा है
कह रहा है क्या कि एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त किए और फिर वो 72 से वोटों से हार गया। यानी कहीं ना कहीं से अगर ये 72 से वोट से हारे होंगे तो दूसरा वाला भाई सब क्या किए होंगे, 72 से वोट से जीता होगा। सीधी सी बात है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, कितना का मान लो 2 और 12, 22 और 2 24%। और ये 24% का वैल्यू कितना दे रखा है 7200। और पूछा क्या है, चुनाव में कुल वोट यानी 100 का मान निकालना है। तो 100% का निकाल लेंगे, 24 से कट जाएगा 3 बार में यानी 300, फिर 100 में कर देंगे तो 300, फिर 2 को 0 और आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। इजी सवाल था, इस सवाल में कोई दम नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 36 मिनट और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी कितने मिनट बाद बंद किया गया था। देखिए कह रहा है क्या कि ए और बी दो पाइप हैं। पहला पाइप 36 मिनट भरता है, दूसरा पाइप क्या है 48 मिनट भरता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तो मान लो 12 3 36, 12 चौका 48। ठीक है, यानी 12 तो होगा ही, और 4 3 फिर 12, 12 12 144, यानी इनका एलसीएम 144 होगा। 36 का 4 गुना, 48 का 3 गुना, एफिशिएंसी निकाल दिए। अब देखो कहता क्या है, क्या कहता है, देखो ये कहता है, कह रहा है कि दोनों पाइप एक ही समय क्या खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। सीधी सी बात है कि दोनों समय एक ही समय खोले जाते हैं, खोलते हैं। मान लो कि एक ही समय खोले जाते हैं, मान लो ए प्लस बी साथ में काम करते हैं। ठीक है, एक ही समय खोल दिया गया। अब कह रहा है कि ये चल रहे हैं, फिर प्लस में ऐसा कहता है कि कुछ समय बाद, यानी कुछ समय के बाद 1 मिनट तक चले होंगे ये। सीधी सी बात है, कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। बी को बंद कर दिया जाता है यानी कौन काम करेगा, ये काम करेगा। और क्या हो रहा है कि टंकी क्या हो रहा है, आधे घंटे में भर जाती है। टंकी क्या हो रही है, आधे घंटे में भर जाती है। तो ये काम करेगा कितने देर में, टंकी आधे घंटे में भर जाती है। ठीक है, अगर मान लो जब बीच खोड़ता है एक, तब यहाँ पे काम करेंगे, आधे घंटे में भर रहे हैं। ठीक है, तो जितना यहाँ पे पूरा मान लो इतना भरा हुआ है, फिर वहाँ पे एक्स का मान निकाल लेंगे, और टोटल कितना देर लग रहा है हमें 144। पूरा बेसिक्स है, इसको मैं स्मार्ट अप्रोच से बनाऊंगा, बहुत कम सेकंड में बन जाएगा। देखो स्मार्ट अप्रोच से बनाओगे तो कैसे बनेगा, पहले तो इसको बेसिक से निकाल लेते हैं। वैल्यू रखते हैं, इसका एफिशिएंसी रखते हैं, ए प्लस बी का एफिशिएंसी का रखेंगे कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7 और 1 7x, प्लस यहाँ पे ए का वैल्यू एफिशिएंसी कितना है 4x। तो 4 में 30 से गुणा करेंगे 120, माइनस में कितना हो जाएगा 4x, बराबर में 144। ठीक है, 7x और 4x माइनस करेंगे 3x हो जाएगा, ये 120 उधर जाएगा, घट जाएगा 144 में तो 24 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8। यही तो पूछा था कि पाइप बी कितना देर में बाद बंद कर दिया जाए, यानी 8 मिनट हो जाएगा। ये हो गया क्या अपना बेसिक से। ठीक है, बट लेकिन देखो इसको हम एक और तरीका से सोच सकते हैं, और तरीका है क्या वो आप लोगों को बताता हूँ। वो बहुत बढ़िया तरीका है, आप लोग सोच, बस सिर्फ सोचना कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है आप लोगों को। एक बार जब सोच लोगे तो समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा था। देखो कहीं ना कहीं ये देखो, दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने देर में बंद किया जाता है। दोनों लोग साथ ही काम करते हैं, ठीक है, और पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन एक चीज इसमें नोटिस करने वाला है कि ये जो है ना स्टार्टिंग से लास्ट तक काम कर रहा है, यानी ये पूरा लास्ट तक जब तक टंकी भर नहीं जाता तब तक काम कर रहा है। लेकिन टंकी भर कब रहा है, तो आधे घंटे में। टंकी क्या कर रहा है, आधा घंटे में भर जाता है। यानी ये क्या किया, आधा घंटा अपना काम किया है पूरा काम। अगर मान लो कि आधा घंटे यानी क्या 30 मिनट तक चला है, ये 1 मिनट में कितना भर रहा है 4, 30 मिनट में कितना भरेगा, तो ऐसे करेंगे 4 इंटू 30, यानी टोटल कितना भर देगा वो 120 भर देगा। ठीक है, 120 भर देगा। हमें भरना कितना है 144। मान लो एक 120 भर दिया तो 144 में से 120 घटा देंगे। ठीक है, बचा कितना 24। अब भाई साहब ये 24 कौन भरेंगे, तो बी भाई साहब भरेंगे। बी का एफिशिएंसी कितना है 3, कर दो, यानी 8 मिनट लगेगा। 8 मिनट पहले बी को बंद कर दिया गया, 8 मिनट का काम किए। इजी सवाल है, बस एक लाइन समझना था कि ये जो है पूरा 30 मिनट काम किया है शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी ए का पूरा निकाल देंगे, फिर टोटल में से ए का घटा देंगे, फिर जो बचेगा शेष वही बी का हुआ, तो बी का ऐसे भी निकल जाएगा। तो बढ़िया सवाल था, थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल था, यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहा है। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल इतना इतना सेंटीमीटर दिया है, तो इस घनाभ का आयतन कितना है। जब भी अगर आसन बोलता है ना तो इसका आयतन निकालने के लिए अंडर रूट डायरेक्ट कर देते हैं, ए बी सी। डायरेक्ट आसन का होता है एल बी एच, कुछ भी रख सकते हो, कोई भी वेरिएबल मान सकते हो। क्या, आसन फलकों का निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। बस अब जो जो रखा है वैसे निकाल लो। पहला कितना दे रखा है 66, दूसरा कितना दे रखा है
192 और तीसरा दे रखा है 198। अब इसका हम लोग क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 66 में क्या आता है भाई साहब, 11 इंटू 6। 192 कैसे कटेगा, 8 से भी कट सकता है, 8 यानी 16 से कट जाएगा। तो 16 एकम 16 और 16 दूना 32 यानी 12 इंटू 16। फिर यहाँ पर 198, 11 एकम 11 8 और 11 8 88, 18 बार में कटेगा। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, उठाते हैं। देखो यहाँ से 11 एक आ गया, एक 11 यहाँ से, तो एक 11 बाहर हो गया। देखो अगर हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 6 इंटू 2 में 12 को तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं 8 इंटू 2 में, ठीक है। और 18 को कर सकते हैं क्या, 18 को 6 इंटू में 3 में कर सकते हैं। एक 11 आ गया तो इसे ख़त्म कर देते हैं 11 को। फिर एक 6 यहाँ पे है, एक 6 यहाँ पे है, ठीक है। तो एक 6 यहाँ पे आ गया, तो 2 6 खत्म हो गया। अब बचा क्या यहाँ पे, 16 को क्यों तोड़ रहे हैं, 16 को तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा बाहर, तो इससे डायरेक्ट 4 बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लो छतरी 18 है, ठीक है, तो 18 को तो अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, क्या, तो 9 इंटू 2, तो 9 को एक निकल जाएगा 3, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक 2 आ जाएगा, क्योंकि इसका निकालना है अंदर से बाहर निकाल देंगे। 3 दूना 6, 6 चौके 24, ठीक है। 24 छक्के कितना होता है 144, तो 11 इंटू 144। वैसे भी 11 का मल्टीपल देख लोगे तो हो जाएगा, करने की जरूरत बटने मैंने कर दिया। 4 4 8, फिर कितना 4 और 1 5 और 1 1584, कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल था, बस आसन का फलकों का एरिया आप लोगों को मालूम है, बस रख के उसका रूट निकाल देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, 27 ये कह रहा है कि 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन समान दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद मालगाड़ी पीछे छोड़ देती है, तो कितने समय में मेल ट्रेन क्या होगी, मालगाड़ी को पूरी तरह से पछाड़ देगी। यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे देखो कितने समय में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पिछाड़ देगी, कितने समय में, यानी हमें टाइम निकालना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक पहली ट्रेन का लंबाई कितना है 250, दूसरी का है 200, तो दोनों का हमें डिस्टेंस ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस कर लेते हैं, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो हमें यहाँ पर टाइम निकालना है दोनों का डिस्टेंस, क्योंकि देखो जो ट्रेन का लंबाई होता है ना, वही क्या होता है उन लोगों का डिस्टेंस होता है। क्योंकि मान लो पहली ट्रेन है, देखो यहाँ पे कैसे समझाऊँ हम, जैसे मान लो कि ये हमारा फ़ोन हो गया, ठीक है, ये 2 गो ट्रेन है, तो मान लो एक ये ट्रेन हो गई, देखो यहाँ पे मार्कर है, समझाता हूँ, 2 गो ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन हो गया और ये दोनों ट्रेन है। अगर मान लो पार करने इन द सेंस क्या, ये दोनों अपने आप को पार करेंगे, तो जो अपने आप को पार करेंगे इन क्या, अपने आप जो इन लोगों का जो भी डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस यानी जो भी इन लोगों का लंबाई होगा वही इन लोगों का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि यही अपने आप को पार करेंगे, वही है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमारा कितना हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दोनों का ऐड हो जाएगा, 250 और 200 कितना हो जाएगा 450, डिस्टेंस 450। और स्पीड क्या होता है, तो स्पीड यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, स्पीड इन्होंने दे रखा है, पहले का स्पीड क्या दे रखा है 33 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला है दोनों समान दिशा में बोला है, जब भी समान दिशा में बोलना इन द सेंस क्या, देखो देखो इसमें इसलिए तो टाइम लग रहा है ना कि पहली बार है, चीज़ों को समझाने में बहुत टाइम लग रहा है आप लोगों को, ताकि एक बार समझ लोगे तो आसान नहीं हो। ये हो गया समान दिशा में, समझ रहे हो, और ये होता है ये होता है विपरीत दिशा में बोलते हैं, जो दोनों ऐसे अपोजिट में चलते हैं। समान दिशा में कुछ नहीं होता है, जो भी स्पीड होता है तो S1 माइनस S2 कर देते हैं, यानी घटता है। और इन दोनों का स्पीड क्या होता है S1 प्लस S2, यानी जुटता है विपरीत दिशा में। तो ये चीज़ें ऐड करना, यानी कि यहाँ पे घटा देना, यहाँ पे घटाना नहीं है, डिस्टेंस ऐड होता है हमेशा, दोनों केस में डिस्टेंस ऐड होगा, लेकिन इन लोगों का स्पीड जो होगा ना, समान दिशा में स्पीड घटेगा और विपरीत दिशा में स्पीड ऐड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए तो हम लोग स्पीड घटा देते हैं, 60 में से 33 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो स्पीड कितना हो जाएगा 27। और एक और चीज़ है इसमें दिया है कि हमें क्या निकालना है, मिनट में निकालना है, और यहाँ पे देखो घंटे में दे रखा है, यानी किलोमीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग मीटर में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, जब भी अगर बड़ा से छोटा में जाते हैं तो क्या 5/18 करते हैं, और छोटा से बड़ा में आता है तो 18/5 करते हैं। कहना इन द सेंस कि 5 किलोमीटर है, इसको हमें मीटर में बदलना है, तो ये बड़ा है तो छोटा में जाते हैं तो 5/18 कर देते हैं, ठीक है। अगर यही 5 को अगर हम कर रहे हैं क्या, 5 अगर मीटर है, अगर किलोमीटर में जाना है तो ये छोटा है तो बड़ा में जाने के लिए 18/5 कर देते हैं। तो ये इसका होता है, ठीक है। तो देखो ऐसे सबसे पहले कर देते हैं, किलोमीटर में है तो ये बड़ा है तो छोटा में जाने के लिए 5/18, ठीक है। अब देखो उसके बाद से क्या हमें निकालना है, टाइम निकालना है, तो यहाँ पर टी कर देंगे, बस टाइम हम लोग निकाल देते हैं। अब देखो यहाँ से काटा कुटी करेंगे आ जाएगा। मान लो सबसे पहले इसको काटते हैं, 9 3 27, 9 दूना 18, फिर यहाँ पे देखो 15 से काट दो, 15 से काट जाएगा 30 बार में,
यानी इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये टी बराबर कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये सेकंड में निकलेगा, क्योंकि ये भी मीटर सेकंड में, यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, यानी 60 सेकंड। बट यहाँ पे टाइम दिया है, तो 60 सेकंड इक्वल टू कितना होता है 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़िया सवाल था, लॉजिकल सवाल था, इसलिए समझाने में मेरे को टाइम लगा, बाकी इसका कैलकुलेशन कुछ नहीं था, ना मात्रा का सवाल कैलकुलेशन था, बस खाली समझने में आप लोगों को जो टाइम लगा होगा क्योंकि सोल्यूशन में इसमें और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कह रहा है। 28 दे रखा है a⁴ इतना इतना, तो a⁴ का मान निकालना है। देखिए जब भी अगर मान लीजिए कि a⁴ दे रखा है 1 प्लस a⁴ बराबर कितना दे रखा है 34, तो सबसे पहले हम बड़ा से छोटा में आएंगे, उसके बाद से a⁴ में जाएंगे। a⁴ में जाने के लिए पहले हम a² में आ जाते हैं, फिर उसका स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो a⁴ में चले जाएंगे। तो इसको हम लोग इसको छोटे में आते हैं, तो छोटा में आने के लिए क्या कर सकते हैं, a² प्लस में 1/a², कुछ नहीं करते हैं, जो 34 दिया है ना इसको ऐसे ही लिख देते हैं, और इसमें 2 ऐड कर देते हैं, और उसके बाद से रूट लगा देते हैं, छोटा में आते हैं तो। और वहीं इसका मान लो 8 गुना में करते हैं, तो इसका क्या होगा 34 का स्क्वायर करके फिर -2 करते हैं, वैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा कितना हमारा 34 और 2 36, और इसका रूट 6, यानी a² + a² का वैल्यू 6 आ गया। हमें निकालना क्या है a⁴ बटे में a⁴, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो इसी का होल क्यू है, क्योंकि a का क्यू का होल क्यू करोगे क्या होगा a⁴, तो इसका भी होल क्यू कर देते हैं, यानी होल क्यू करेंगे 6 का क्यू माइनस 3n होता है, तो 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे देखो जब भी हम निकालते हैं a+1/a निकालते हैं ना, अगर n है तो अगर मान लो हमें क्यू निकालना होता है, ठीक है 1+1/a³ तो कुछ नहीं करते हैं n³ माइनस में क्या होता है 3n, ये होता है ट्रिक। तो वो ऐसे ही सेम ये है, जैसे मान लो a² प्लस में o² बटे में अगर हम n निकालते हैं तो a⁴ प्लस 1/a⁴ बराबर n³ माइनस 3n, ठीक है सेम वैसे ही। तो अब कुछ नहीं करते हैं, बस इसका निकाल देते हैं। 6 का क्यू कितना होता है 216, माइनस में 18, 216 में से 18 घटाया हुआ कितना होगा 198, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, बस आप लोग को स्टेपिंग मालूम होना चाहिए कि जब भी अगर 4 उससे स्क्वायर में आते हैं तो रूट लगा के 2 ऐड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज का निकटतम पूर्णांक ज्ञात करें। साधारण ब्याज हमें निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साधारण ब्याज निकालने के लिए होता है प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम बटे में क्या होता है 100, ठीक है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है 3000, ऐसा ही निकालना है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3000, ठीक है। प्रिंसिपल अपना 3000 हो गया। रेट कितना दे रखा है हमें 8%, ठीक है। देखिए अब टाइम में यहाँ पे खेला कर दिया है, टाइम में इन्होंने क्या बोल दिया है तो मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि वार्षिक ब्याज है 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक, 14 फरवरी से। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखने वाली चीज है, और देखने वाली चीज ये है कि इसमें क्या बोला है इन्होंने, यहाँ पे ये दे दिया है 14 फरवरी 2024। अगर देखो जब भी अगर जैसे 2024 क्या है लीप ईयर है, ठीक है लीप ईयर है, तो लीप ईयर में क्या होता है फरवरी अपना कितना दिन का होता है, लीप ईयर में फरवरी होता है कितना 29 दिन का, और नॉर्मल में फरवरी कितना होता है अपना 28, ठीक है। लीप ईयर में 29 दिन का होता है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन का होता है। एक और चीज होता है लीप ईयर में 2024, तो लीप ईयर में टोटल दिनों की संख्या कितना होता है 366 दिन। तो ये चीजें याद होना चाहिए कि लीप ईयर अभी भी होता है, तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंट करते हैं हम, 14 फरवरी से लेकर हमें 29 फरवरी तक जाना है, टाइम कितना दिन लगा यहाँ पे 15 दिन, ठीक है। फिर अब मार्च कितना दिन का हुआ 31 दिन का, अप्रैल में कितना तक जाना है 15 तक जाना है, बस टोटल दिन काउंट कर देंगे 15 15 30 और 31 कितना होता है 61, यानी टोटल हमें कितना दिनों का ब्याज निकालना है 61 दिन का, ठीक है। यहाँ पे निकाल देते हैं कितना 61, ठीक है। अब ये कितने पे निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमें क्या वार्षिक बोला है, यानी सालाना में, तो एक साल में कितना दिन होगा हमें 365 दिन नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर में कितना दिनों का संख्या होता है 366 दिन, बटे में 360 निकल 366 कर देंगे, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। बस अब काटाकुटी कर देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे काटते हैं, देखिए ये हो गया अपना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये 6 बार में कट जाएगा, 66 61 का 6 गुना होता है 366, फिर 6 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 8 और 5 40, यानी एसआई बराबर कितना हो जाएगा 40। कहाँ है एसआई बराबर 40, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोगों को ये वाली लाइन समझना था कि यहाँ पर 2024 दिया था, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए दिया था क्योंकि लीप ईयर होता है 2024, और उसमें टोटल दिनों का संख्या कितना होता है 366 दिन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखित के आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जितना दिया तो x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखियो बहुलक के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी अगर फॉर्मूला हम निकालते हैं तो मोड बराबर हमारा क्या होता है, लिखते हैं फॉर्मूला पहले, ठीक है। मोड बराबर होता है एल प्लस, फिर ये होता है अपना F1 माइनस
F0, यहाँ पर फिर 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, और इनटू में क्या हो जाता है हाइट। अब देखो जो हमारा क्लास होता है ना, इसमें दो तीन चीज़ें समझने वाली होती है। देखो जब भी अगर मान लो कि ये देखो यहाँ से 150 से 155 इन द सेंस क्या कि 150 से ज़्यादा और 155 से छोटा, 155 से ज़्यादा 160 से छोटा, 160 से ज़्यादा 165 से छोटा, और 165 से लेके 170 से ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुलक मोड कहाँ है हमारा 165, 165 कहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो हम कौन सा काउंट करेंगे, काउंट ये करेंगे क्योंकि देखो 160 से 165 तक जाना है, यानी 160 से ज़्यादा 165 से कम, यानी 165 से कम तक इसमें काउंट होगा, और यहाँ पे होगा 165 से ज़्यादा 170 से कम, यानी 165 वाला ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक मोड हो जाएगा, यानी हमारा क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो जो 165 ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है एल का वैल्यू हो जाता है लोअर का। ठीक है, और ये लोअर क्लास और अपर क्लास हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो x1 होता है हमारा क्या होता है, ये F0 होता है। ठीक है, और उसके बाद से ये हमारा क्या होता है F0 होता है। ठीक है, अगर मान लो कि ये F0 होता है, नहीं ये F1 होता है, इसके आगे वाला F2 होता है। ठीक है, और ये हो जाता है F1। ठीक है, यहाँ पे F1 F0 F2, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना, अगर क्वेश्चन नहीं करोगे, क्योंकि यार ऐसे फॉर्मूले वाला अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं बना पाओगे। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर आपको याद करना है कि जिसका जैसे मान लो अगर इसके सामने वाला x का मान हमें निकालना है, तो जो ये निकालना होता है ये होता है कितना हमारा F1, इसके जस्ट पीछे वाला F0, इसके जस्ट वाला आगे वाला, इसके जस्ट पीछे वाला F0, इसके जस्ट आगे वाला F2, क्योंकि यार इसमें इंटरचेंज में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया था F0, बट ये होता है F1, ये होता है F2 और F0 बस, और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वही क्या होता है, इसका क्या हाइट हो जाता है। चलो अब जो जो बोला है वो रख लेते हैं। मोड हमारा दे रखा है कितना 165, मोड निकाल दो 165 बराबर एल कितना दे रखा है, लोअर क्लास दे रखा है कितना 165, प्लस में F1 कितना दे रखा है अपना x, और उसके बाद से जीरो कितना है -x -37, उसके बाद से 2F1 कितना दे रखा है 2F1 कितना दे रखा है x, फिर यहाँ पे -F0 कितना दे रखा है 37, फिर -F2 कितना दे रखा है माइनस में 27, इंटू में हाइट कितना दे रखा है अपना, दोनों का डिफरेंस कितना है 5। बस कुछ नहीं करना है। देखो 165 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस में इधर आके जीरो तो खत्म हो जाएगा, तो जीरो बराबर कितना हो जाएगा x -37 बट्टे में 2x -37 -27, 714 हाथ में ला ले, 3 2 5 और 1 6 64। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है इंटू में 5, जब इंटू में 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में 5 हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जीरो में हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा कितना अपना x -37 बट्टे में क्या हो जाएगा 2x -64 बराबर में क्या है जीरो। तो देखो इधर बट्टे में है तो इधर अभी आके आएगा क्या गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, तो सीधे आ जाएगा x -37 बराबर में जीरो हो जाएगा, तो x बराबर 37, x का मान क्या हो जाएगा 37 का है, तो ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आप लोगों का टोटल 30। मैंने पूरा बेसिक से हर एक चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया, करीब 1.5 घंटे का सेशन गया। ठीक है, क्योंकि मैंने देखो सबसे पहले ये होता है ना क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर मैं आप लोगों के यहाँ पे सामने आकर सॉल्व करता हूँ हर एक चीज़ें, इसलिए कहीं कहीं देखना कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, क्योंकि उसमें माइंड चलाना हर एक चलाना, जो देखो जो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ होती है ना, यही सारी गलती आप लोगों से एग्जाम में भी होती है, यही गलती आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मिस्टेक को दूर करना है कि ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम में ना हो, क्योंकि जो चीज़ें अगर आप लोग बार बार करोगे ना, क्योंकि फिर ऐसे बनाते जाओगे फिर रट्टू तोता वाला हाल हो जाएगा कि आपने देखा रट्टू तोता क्या, लेकिन समझने के लिए भाई गलतियां होनी जरूरी होती है, क्योंकि जब समझोगे तभी उसमें गलतियां होंगी, अगर जब एक बार में चीज़ें समझ जाओगे, अब जैसे ये चीज़ें नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर एक मैंने एक एक अप्रोच दो अप्रोच करके बनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अच्छे से कमेंट भी करिएगा। ठीक है, लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें और बेटर कर सकते हैं तो आप सजेशन भी दीजिएगा कि हाँ छोटे भाई या बड़ा भाई समझ के अपना जरूर इसमें सजेशन दीजिएगा कि भैया आप ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि जो आज मैंने क्वेश्चन लिया था ना वो कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हाई था, इजी क्वेश्चन बहुत कम था, आप देखे होंगे इसमें, क्योंकि इजी क्वेश्चन कम था, मैं आके इजी इजी क्वेश्चन कराया था, फिर आप लोग फैन हो जाते हैं, वाह भैया क्या जबरदस्त नाइस पढ़ा रहे हो, खतरनाक पढ़ा रहे हो, पता चले यार गए एग्जाम में वो चीज़ आई ही नहीं, तो फिर यार मेरे वाहवाही करना जरूरी नहीं है, जरूरी ये चीज़ है कि आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन दिया जाए, कंटेंट अच्छा हो जो आप लोगों को समझ में आए, जो एग्जाम में आए किस लेवल का क्वेश्चन आए, इसीलिए मैंने ये किया, नहीं तो और इजी इजी क्वेश्चन कराना होता तो मैंने अपना जो सेट चालू किया था ग्रेजुएट लेवल का वहीं करा था, क्यों इसमें से ऑलरेडी 20-22 क्वेश्चन इजी है, 5 ही 6 क्वेश्चन है जो मतलब बढ़िया है,
लेकिन इसमें क्वेश्चन 30 में से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, उसमें वाकई में दम लग रहा है, उसमें कंसेप्चुअल सवाल है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें लैंग्वेज भी अच्छे अच्छे हैं कि उसको समझने में टाइम लगता है, हर एक चीज़ को करने में टाइम लगता है। तो इसमें क्वेश्चन का लेवल सही था। ठीक है, बाकी ये आज की क्लास की आपको दो चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। एक चीज़ आप लोगों को प्रिंटेबल पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, और आप लोग की आज जो मैंने ये पढ़ाया था ये क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा द विनर्स ऑफिशियल में। द विनर्स ऑफिशियल चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टोटल कितने लोग हैं मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा है द विनर्स ऑफिशियल, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल कर रखा था। देखो टोटल इसमें कितना है, 1,72,000 लोग ऑलरेडी इसमें जुड़े हुए हैं। और देखो द विनर्स ऑफिशियल जुड़ने का आप लोगों का फायदा है, इसमें डेली का क्यूज होता है। जैसे यहाँ पे आओगे ना, देखो यहाँ पे आओगे तो देखो आरआरबी का सेट चल रहा है ऑलरेडी। आरआरबी जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सेट क्या है, यूजफुल फॉर आरआरबी एनटीपीसी एसआई आरपीएफ कांस्टेबल आरआरबी एलपी सब टेक्नीशियन सबके लिए। 101 से लेके कितना 130 ऑलरेडी 100 सेट का हो गया है कंप्लीट सारे इसमें। मान लो सेट आप लोग देना, यहाँ पे क्लिक करें, आ गए यहाँ पे क्यूज। देखिए यहाँ पे है, ये आप लोगों को जो जो दे रखा है पूरा क्वेश्चन वाइज दे रखा है। टोटल एक सेट में 40 क्वेश्चन होते हैं, देखोगे ना 40 क्वेश्चन होते हैं इसमें। मान लो क्या है, कौन सा कोशिका प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है, कौन सा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करता है। अब आप लोगों को मालूम नहीं है, हमें भी नहीं मालूम है भाई, सीधी सी बात है। अगर नहीं मालूम है तो देखो लगाओ, क्योंकि मान लो कुछ भी, अगर मान लो कि आपने क्लोरोप्लास्ट मार दिया, ऑप्शन सही है तो क्या है। यहाँ पर टोटल देखोगे तो कितने लोग हैं आप लोग हैं यहाँ पे, मान लो 9566 लोग क्या है ऑलरेडी अटेम्प्ट किए हैं। तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं इसमें ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो आप लोग जाओ इसको और ज्वाइन करो, और डेली का 40-40 सेट इसको लगाओ। इसमें आप लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से जीएस में हर एक चीज़ आप लोगों को कवर हो जाएगा। जीएस में जितने सारे क्वेश्चन हैं, जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग, जैसे कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पे जैसे चालू करोगे देखो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये देखो कार्ल नेस्ट ये किसका आ गया, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग जैसे आप लोगों का स्टेट का क्वेश्चन मिल जाएगा, स्टेटिक वाले सब कुछ मिल जाएगा इसमें। क्योंकि 40 क्वेश्चन में आप लोगों को जैसे आता है ना एग्जाम में, वैसे वैसे टोटल इसमें 40 को मिक्स करके इसका प्रैक्टिस सेट चला जाता है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर हम दोनों प्रिंटेबल पीडीएफ और क्लास नोट्स डाल देंगे। बाकी अपना प्यार भरा कमेंट जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद भाई।